हिजर का आखिरी किनारा। चलो ना कैफेटेरिया चलते हैं, राहिब ने कतरे झुंझलाकर 10वीं मरतबा कहा, मगर वो सर झुकाए कागज पर कलम घसीटने में मसरूफ थी। अब की बार उसकी नजरें तेजी से चलती मखरूती उंगलियों और रेशमी पलकों से टकराई तो वो दम बहुत सा देखता ही चला गया। उसे अपनी भूख, अपना झुंझलाना जैसे कुछ याद ही नहीं रहा था। जाने कि मजीद कितने पल बीत चुके थे। उसने कलम पर कैप लगाने के बाद गहरा सांस खारिज किया तो राहिब जैसे होश में आया। राना, उसके गंभीर लहजे पर अपने स्कार्फ का चितना से लिपेटते उसके हाथ गर्दन के पास ही कहीं रुक गए और उसकी आंखों पर स्याह फिगन झालर अब उसकी सिमट उठी। मुझसे शादी करोगी? राहिब ने बिला किसी झिझक के कह डाला, जिस पर राधा ने कदरे इत्मीनान से अपना स्कार्फ दुरुस्त करने के बाद सारे नोट्स फाइल में लगाते हुए असाइनमेंट उसकी जानिब बढ़ाई। यह आखिरी बार है। हस्बे मामूल राना अपना मखसूस जुमला दोहराना नहीं भूली थी। मेरे सवाल का जवाब दो। राहिब असाइनमेंट एक जानिब रखते हुए इस्तफामिया नज़रों से उसे देखने लगा तो राना लब भींच कर उठ खड़ी हुई। 1000 बार देख चुकी हूँ, अब तुम प्लीज़ मुझे प्रपोज करना छोड़ दो। राना ने झुककर अपना बैग कंधे पर डाला और कैफेटेरिया की सिमत कदम मोड़ लिए। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। राहिब भी उसके हमला चल रहा था। राना एक लम्हे के लिए रुककर उसे देखने लगी, फिर तहम्मुल से बोली, मैं अपनों के खिलाफ बगावत नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बगावत की तरगीब नहीं दे रहा, मगर तुम अपने पेरेंट्स को कायल करने की कोशिश तो कर सकती हो ना। सॉरी, मैं ये भी नहीं कर सकती। राना ने बैग और किताबें मेज़ पर पटकते हुए वेटर को इशारा किया और दोनों अपना अपना ऑर्डर दर्ज करवाने में लगे। कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाऊंगा। राना को हॉस्टल के गेट पर ड्रॉप करते ये आखिरी अल्फाज थे जो राहिब ने कहे और फिर वो गाड़ी भगा ले गया और राना जहरीला मुस्कुराता वार्डन से चाबी लेने के बाद अपने रूम में चली आई। बैग सोफे पर उछालने के बाद उसने पैरों को शूज़ की कैद से आज़ाद किया, फिर जुराबें उतारे बगैर किचन में चली आई। इस वक्त उसे कॉफ़ी की शदीद तलब हो रही थी। अपने साथ साथ उसने मायरा के लिए भी एक कप बना लिया। मायरा उसकी रूममेट थी और उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से था। तुम कब आई? ग्रोसरी का सामान स्लेब पर रखते उसने राना से दरियाफ्त किया। मैं कोई 10 मिनट पहले। कप में कॉफ़ी डालने के बाद राना ने एक कप मायरा की जानिब बढ़ाया जो उसने थैंक यू के साथ थाम लिया। कुछ देर इधर उधर की गपशप के बाद वो फिर से तैयार होकर बाहर चली गई। उसे अपने अबू तराब से के साथ डिनर पर जाना था। राना ने दरवाज़ा बंद किया और तकिया दुरुस्त करते हुए नींद दराज हो गई। पलकों की झालर गिरते ही उसका चेहरा छम से तस्वर में आया तो 2 आंसू चुपके से रास्ता बनाते रुखसारों पर उमड़ आए। उसके सामने वो जितना भी खुद को मजबूत और बेनियाज करती, मगर उसका वजूद अंदर से रेजा रेजा हो रहा था। जो फाइनल के दिन करीब आ रहे थे वो मुस्तकिल जुदाई के खौफ से खौफजदा रहने लगी। चाचू के बाद वो पहला शख्स था जो उसे इतना शाइस्ता और नरम खोल लगा। क्या चाचू इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हैं? अभी राना ने इस पहलू पर सोचना शुरू ही किया था कि डैडी की आवाज़ उसकी सोचों पर पहरा लगा गई। मैं सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी पर उसे भेज रहा हूँ। कल को मेरी इज्जत पर कोई हर्फ आया तो जवाब तलबी तुमसे होगी। और चाचू ने इस बात में सर हिलाते हुए जैसे उसकी जिम्मेदारी को कबूल किया था। हवेली में बस वो ही थे जो उसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वरना बाकी सब मर्दों को तो इस बात का मलायाल खाया जाता कि उनके बाद उनकी नस्ल का कोई वारिस नहीं था। उसे आज भी याद था कि वो दिन जब उसने BS ऑनर में टॉप किया था, उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप मिला था। हिना, निदा, मरियम सब उसका कितना मजाक उड़ा रही थी। अच्छा, तो अब लंदन जाएंगी? तसव्वुर से ही इसकी आंखों में सितारे चमकने लगे थे। कोई ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक पर अपने डैडी से बात करने की। खामखा घर का माहौल ख़राब होगा। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। मामा ने तो सुनते ही उसे बुरी तरह झाड़ दिया था और राना खामोशी से लब काटते किचन से बाहर निकल गई। उनके साथ सर खपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसे बस चाचू के आने का इंतज़ार करना था। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी गए हुए थे और उसके लिए ये 2 दिन गुजारना मुहाल हो गया था। वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी फॉर्म हाथ में लिए हसरत भरी नज़र से उसे देख रही थी जब चाचू की गाड़ी का मखसूस हॉर्न सुनाई दिया। राना ने भागकर उनका ब्रीफकेस पकड़ा और उनके साथ ही अंदर आ गई। हमेशा से ही वो उनके हर काम किया करती थी, जैसे उनके जूते पॉलिश करना, कपड़े इस्त्री करना और उनके कमरे की सफाई, नाश्ता, खाना और चाय वगैरह से लेकर उनकी छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखना भी उसकी जिम्मेदारी थी। चाचू कई बार उसे मना करते कि तुम रहने दो, मुलाजमा कर लेगी, मगर राना का हर बार एक ही जवाब होता, मुझे अच्छा लगता है आपका हर काम अपने हाथों से करना। और उसके जवाब पर उनकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आती, जैसे किसी की याद का दीप जल उठा हो। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे क्यों उतरा हुआ है? वो भी उसके मिजाज का हर रंग पहचानते थे। राना चाय का कप उन्हें थमाकर उनके करीब ही बैठ गई। यूं के चेहरे पर इस वक्त ज़माने भर की मुस्लिमियत तारी थी और उन्होंने फ़ौरन ही भाप लिया कि वो कुछ कहना चाहती, और फिर पूरी बात सुनने के बाद वो खामोश से हो गए। चाचू प्लीज़, आप तो जानते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कितना शौक़ है। राना मिन्नत से बोली।
तो यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एक और काबिल कबूल हल पेश किया, जिस पर राना का मुंह फूल गया। वहाँ की डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है, तो तुम्हें कौन सा कहीं नौकरी करनी है? वो भी खुफकी से बोले। चाचू प्लीज़, ये चांस मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, और क्या आप मुझ पर एतबार नहीं कर सकते? आपकी बार राना ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग से काम लिया, और हमेशा की तरह उसकी जिद के सामने वो हार गए। बाकी के तमाम मराहल फिर उन्होंने तय किए थे। वो अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जो आला एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क की इस यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। राहिब से उसकी मुलाकात जिस रोज़ हुई वो उसका यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे था। एक तो सफ़र की थकान, और फिर वो देर से सोई तो आंख भी देर से खुली। इतनी देर के आखिरी पॉइंट भी निकल चुका था। वो रोड पर खड़ी टैक्सी का वेट कर रही थी जब सियाह लैंड क्रूज़र के टायर उसके करीब आकर चचड़ाए, और वो उछलकर 2 फुट दूर हटी। तभी विंडो स्क्रीन से एक हैंडसम नौजवान का चेहरा नमूदार हुआ। वो कोई एशियन लड़का था, मगर उसके नैनक्श इतने मायूस और मुतासिर कुन थे कि अपना गुस्सा भूलकर हैरत से उसे देख रही थी। अगर आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास कहीं जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ, सर बाहर निकाला। वो शायद किसे कह रहा था। जी नहीं शुक्रिया, राना ने सहूलियत से इनकार करते हुए रुख मोड़ लिया, और दिल ही दिल में अपनी बेख्तियारी पर खुद को सरजनिश की। असल में आपने कैब को रुकने को इशारा किया और वो रुके बगैर चली गई, तो मैंने सोचा ये नेक फरीज़ा क्यों ना मैं अंजाम दे लूँ, बस इसीलिए रुक गया। वैसे भी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, और आपके हाथों में पकड़ी फाइल और बैग से अंदाज़ा हो रहा है कि आप भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो जब रास्ते एक हों तो साथ चलने में क्या हर्ज है? उसके हाथ में फ़ाइल के साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक थी। वो देख चुका था, और आखिरी जुमले को अदा करते उसने ग्लासेस आंखों पर चढ़ाने के साथ फ्रंट डोर भी खोल दिया, और वो उसकी इस जुर्रत पर शशदर रह गई। मैम, आपको कहीं जाना है? उसकी गाड़ी के पीछे खड़ी कैब में से एक ब्रिटिश आदमी ने इंग्लिश में दरियाफ्त किया, तो वह सर झटक कर उस कैब में जा बैठी। टाइम से 5 मिनट लेट वो क्लास में पहुंची। सर विलियम जॉन क्लास में आ चुके थे, और उनका लेक्चर जारी था। वो शिशुपंज का शिकार दरवाजे पर खड़ी थी जब सर विलियम ने उसे देखकर बैठने का इशारा किया। क्लास में दाखिल होते ही तमाम स्टूडेंट्स की नज़रें उस पर मरकूज हो चुकी थी। उसे जो पहली सीट खाली नजर आई वो वहीं विराजमान हो गई। सर विलियम दोबारा लेक्चर स्टार्ट कर चुके थे। क्लास की तमाम तर तवज्जो अब अपनी नोट्स बुक पर थी, जिस पर सर झुकाए वो भी लिखते ही जा रहे थे। राना अपने बैग से नोटबुक निकालने के बाद अब पेन ढूंढने जा रही थी, जो उसने न जाने बैग में रखा भी था कि नहीं। तभी उसके दाएं पहलू से सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। वो कैब वाला मुझसे ज़्यादा काबिल एतमाद था क्या? राना ने एक झटके से सर उठाकर अपने दाएं जानिब देखा, और फिर पलके झपके बगैर देखती ही चली गई, और वो उसके मशकूक नज़रों से महसूस होते मज़े से बोला, इत्मीनान रखें, आपका पीछा करते हुए यहाँ तक नहीं आया, बल्कि पिछले 7 दिन से बाकायदा क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अगर यकीन नहीं है तो आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकती हैं। मुझे क्या ज़रूरत है आपकी इन्वेस्टिगेशन करूँ? रुखाई से कहती राना दोबारा अपने बैग की तरफ मुतवज्जो हुई। मेरे पास 2 पेन है, अगर आप चाहें तो। और इसी वक्त सर विलियम ने दोनों को क्लास से बाहर निकलने का हुक्म दिया। वो मरे मरे अंदाज में अपना बैग और नोटबुक उठाकर बाहर चली आई। उसके बरक्स वह खूब चहक रहा था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी भी। असल में आज मेरा बर्थडे है और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कोई क्लास अटेंड करने का। वो कुछ बोलने ही वाली थी जब उसने उसे टोक दिया। अब आप सोच रही होंगी कि फिर मैं यूनिवर्सिटी में क्या लेने आया हूँ। तो बात दरअसल ये है कि मैं इस शहर में बिल्कुल नया अजनबी हूँ, और मेरे सारे फ्रेंड्स तो मैनचेस्टर चले गए। तो सोचा घर में बोर होने से अच्छा है कि यूनिवर्सिटी चला जाऊँ, हो सकता है कोई नया दोस्त मिल जाए। राहिब एक लम्हे के तौक़ुफ़ से बोला, आप मुझसे दोस्ती करेंगी? ऑफ़र इतनी अचानक थी कि फौरी तौर पर कुछ बोल ना सकी। अच्छा पहले आप मुझे विश तो कर दें। सुबह से किसी ने विश नहीं किया। मम्मा भी सरप्राइज़ के चक्कर में शाम ढले विश करती हैं। हैप्पी बर्थडे, राना ने जान छुड़ाने को कह दिया। ओह थैंक यू सो मच। वो फ़ौरन खुश हुआ। अब आपने मुझे विश किया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको ट्रीट भी दूँ, और वैसे भी आप यहाँ खड़े होकर बोर होने से अच्छा है कि आप मेरी कंपनी इंजॉय कर लें। अजीब ज़बरदस्ती थी। राना की घुड़ियों को खातिर में ना लाते मुसलसल बोले जा रहा था। उसे सचमुच में रोना आने लगा। इतनी दूर परदेश में तन्हा, और कोई दोस्त भी नहीं था। ऊपर से ये लड़का था कि ऑक्टोपस की तरह कैसे चिपड़ा हुआ था, कैसे जान छुड़ाए। आपकी कंपनी का बहुत शुक्रिया, मुझे इससे ज़्यादा आपका साथ नहीं चाहिए। राना खुद को मजबूत करते हुए दुश्मनी से बोली। मेरे साथ का एक फ़ायदा भी है, 1 हफ्ते के लेक्चर्स जो आप मिस कर चुकी हैं उसके नोट्स मैं आपको देने को तैयार हूँ। उसके साथ साथ चलने लगा। राना रुक गई तो वो भी ठहर गया। देखें, हम क्लास फेलो भी तो हैं, और मैं शक्ल से जितना अच्छा नज़र आता हूँ दिल का भी वैसा ही शफाफ हूँ। आपको कभी भी मेरे करैक्टर में कोई झोल नज़र नहीं आएगा। सादा मिजाज और पुरखुल्लूस हूँ। अपनी हदूद मुझे हमेशा से याद रहती हैं। इतनी सारी खूबियों के साथ तो मैं आपकी दोस्ती डिज़र्व करता हूँ। शट अप। अचानक राना फट पड़ी। ना जान ना पहचान, ज़बरदस्ती का मेहमान, कब से आपकी फजूल गोइयाँ बर्दाश्त कर रही हूँ। इतना वक्त बर्बाद किया है मेरा।
और क्लास से भी निकलवा दिया। क्या यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है? स्टूपिड। खूब दिल की भड़ास निकालने के बाद वापस क्लास में चली गई। लेकिन एक हफ्ते बाद जब सर विलियम ने ग्रुप बंदी की तो वो उसके ग्रुप में ही शामिल था। एक साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम करते हुए बातचीत की ज़रूरत तो पड़ती थी, और फिर उसे भी एक पल के लिए खामोश बैठना तो आता ही नहीं था। उसकी दोस्ती के ऊपर हनूस बरकरार थी और रोज़ बरोज़ उसे बावर कराना हरगिज़ नहीं बोलता था। और फिर एक रोज़ उसने कहा, पता है राना, मुझे खूबसूरत मेमोरीज इकट्ठे करने का बहुत शौक है। ये स्टूडेंट लाइफ ज़िंदगी में फिर दोबारा नहीं आएगी, तो क्यों ना इन चंद महीनों को इतना खुशगवार और यादगार बनाए कि हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त हो। उसके ग्रुप में 2 लड़कियां और एक लड़का और भी शामिल था। उसका नाम जमशेद था। वो उससे भी हेलो हाय कर लेते थे, और फिर इस बेचारे का क्या कसूर कि उससे हर वक्त लड़ा जाए, रूडली बात की जाए, उसके चुटकुलों को एंजॉय करने के बजाय अना का मसला बनाया जाए और दूसरों को खुद पर कमेंट्स पास करने का मौका दिया जाए। वैसे भी उसका क्लास वाला था और उनके ग्रुप का लीडर भी, और फिर उससे ज़्यादा ज़हीन भी। उसने देखा था कि वो महज बड़ बोला है और कुछ नहीं। फिर राना ने उसकी बातों पर चिढ़ना और उससे लड़ना छोड़ दिया, और जब उसने लड़ना और चिढ़ना छोड़ दिया तो उसे राहत के साथ उसकी बातें, उसकी शरारतें सब अच्छा लगने लगा। वो अपनी रवायात और उसूलों से बगावत करने पर मजबूर हो गई। उसने एक लड़के से दोस्ती कर ली और फिर रफ्ता रफ्ता वो लड़का दिल में घुसकर बैठ गया। वो जाने कैसे, कब और क्यों उससे मोहब्बत करने लगी। वो उसे रोज़ प्रपोज करता था और वो रोज़ उसे टोक कर इनकार करके चली जाती थी। दोनों के माबैन जो पुले सिरात हाइल था, उसके पैरों में उसे पार करने की ताकत नहीं थी। राहिब के साथ का मतलब था कि वो अपने ख़ानदान से हमेशा के लिए अलग हो जाए, जिंदा होते हुए भी सबके लिए मर जाए, और एक रिश्ते के लिए इतने सारे रिश्तों को खोने का हौसला उसमें नहीं था। अगली सुबह वो देर तक सोती रही, फिर उठकर माहिरा के साथ नाश्ता किया। दोनों लंच बाहर करने का इरादा था। इसी घर से वो अलमारी में सर घुसाए अपना वाइट और पर्पल फूलों वाला स्कार्फ ढूंढ रही थी जब उसे राहिब की इत्तला मिली। अगरचे उसने कहा था कि वो अपनी मम्मा से इसे मिलवाएगा, मगर फिर भी उसके आने की तवक्को नहीं थी उसे, क्योंकि वो हर वादा तो हर वीकेंड पर करता था और सारा दिन वो इंतज़ार करती, मगर वो नहीं आता। अगले रोज़ उसके इस्तफसार पर मुझे से कहता, मैं तुम्हें एक दोस्त के तौर पर अपनी मम्मा से मुतारिफ़ नहीं करवाना चाहता। और आज भी उसे यकीन था कि वो नहीं आएगा, मगर अपने साबका रिकॉर्ड के बरक्स वो खूब नक्शे सा तैयार उसके सामने खड़ा था। आई कांट बिलीव कि तुम आ चुके हो और मुझे अपने घर ले जा रहे हो, राना गाड़ी में बैठते हुए हैरत से बोली। इसमें इतना सरप्राइज़ होने वाली क्या बात है? फाइनल से पहले मुझे कोई कदम तो उठाना ही था। अब महज तुम्हारे जवाब पर तो ज़िंदगी बर्बाद नहीं की जा सकती। गाड़ी को रोड पर डाल दे राहिब ने संजीदगी से कहा। हाँ, मगर मैं तुम्हारे साथ देने का वायदा नहीं कर रही। मुझे भी तुमसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं। इत्मीनान रखो, ये सब मैं अपने बलबूते पर करूँगा। और तुम क्या करोगे? राना ने तीखी निगाह उस पर डाली। तो मैं किडनैप करने वाला हूँ, राहिब चिढ़कर बोला, जिस पर वो मुंह फुलाकर ग्लास विंडो से बाहर देखने लगी। अगले चंद लम्हों में गाड़ी ग्रीन स्ट्रीट में दाखिल हुई। हाउस नंबर 7 के करीब आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मम्मा, राहिब मरकज़ी दरवाजे से पुकारता लॉन्च में आया। दाईं साइड पर वाक़ई किचन से खाने की खुशबू बाहर तक आ रही थी। मम्मा देखें तो कौन आया है? उसने दूसरी बार फिर आवाज़ दी। आ रही हूँ बाबा। आवाज़ के साथ ही चेहरा नमूदार हुआ। मैरून और ब्लैक रंग के सूट में मलबूस, शानों पर गर्म शाल ओढ़े एक बावक़ार सी खातून उनके पास आकर रुक चुकी थी। सफ़ेद गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें और तीखे नकुश की हामिल राहिब की मम्मा बहुत ग्रेसफुल और खूबसूरत थी। किचन से लॉन्च तक आते चंद कदमों का फासले में राना ने उनका मुकम्मल जायज़ा ले लिया। मम्मा, ये राना शाह है। राहिब ने दोनों के माबैन आधा अधूरा सा तारुफ बुलाया, जिस पर उसकी मम्मा ठिठक सी गई। वही चेहरा, वही रंगत और वैसी ही मगरूर और शफाक आंखें। वो जाने कहाँ खो गई थी कि राना के सलाम का जवाब देना भी भूल गई। तुम लोगों बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। राना ने इशारे से उससे पूछा। उन्हें क्या हुआ? जवाब में राहिब इल्मी से शाने उचकाकर खुद भी उनके साथ मेज़ पर बर्तन लगाने लगा। मम्मा, बस उससे उन्होंने उसका नाम ही पूछा था, फिर माजरत करके अपने कमरे में चली गई। मम्मा का ये नॉर्मल रवैया राहिब से हजम नहीं हो रहा था। राना अपनी खिफ्त मिटाने के लिए उसे इधर उधर की बातें करने लगी। राहिब, अब तो मुझे हॉस्टल ड्रॉप कर दो। 2-4 लोग लेने के बाद राना उठ गई, मगर लॉन्च में लगी तस्वीर को देख कर उसे ठिठकना पड़ा। ये तस्वीर? वो लाश तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई। मेरे मामू हैं, राहिब ने कहा। कहाँ रहते हैं? इनकी डेथ हो चुकी है। उसके इंकशाफ पर राना ने बेसाख्ता पलट कर उसे देखा और उससे यकीन ना आया। तुम जानती हो इन्हें? पता नहीं, हालांकि वो उन्हें नहीं जानती थी, मगर फिर भी ये चेहरा देखा वाला सा लग रहा था। रास्ता पर दोनों ही खामोश उलझे हुए रहे।
राहिब को मामा का बिहेवियर उलझा रहा था तो राना को वो तस्वीर में मुस्कुराता शख्स। मम्मा आपको राना अच्छी नहीं लगी? उसे ड्रॉप करने के बाद वो सीधा सोनम के बेडरूम में आया। वहाँ के मुंदे लेटी थी, आहट पर पलकों के दर वाकिए, और फिर राहिब के सर पर एक गहरा सांस भरते साफ कोई से बोली, नहीं। और उनके जवाब पर राहिब शशतर रह गया। क्यों? उसके लबों से बेसाख्ता निकला। तुमने एक सवाल पूछा जिसका जवाब मैंने दे दिया। बेहतर होगा अगर तुम उस लड़के का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। लेकिन मम्मा, इस वक्त मैं सोना चाहती हूँ। उसकी बात काटते उन्होंने आंखों पर बाजू रख लिया, गोया ये वादे इशारा था कि वो इस टॉपिक पर मजीद बहस नहीं करना चाहती। पिछले 2 घंटों से मुसलसल जहन पर जोर डालते सोचने की कोशिश में हलकान थी कि उसने ये तस्वीर कहाँ देखी है। इतना तो उसे याद था कि उसने इस तस्वीर को अपने घर में कहीं देखा था, मगर कहाँ? बाम तस्वीर में उसने हर कमरे का जायजा ले डाला था, मगर बेसुध थक हार कर बेड पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। अजीब सी कश्मकश थी। वो नहीं जानती थी कि वो इस तस्वीर को लेकर इतनी डिस्टर्ब क्यों है। याद आया, अचानक उसके जहन में चमक आवा। रोशनी फूफो, हाँ, नहीं, यकीनन ये तस्वीर उसने फूफो की किताब में देखी थी। अपनी 24 साल ज़िंदगी में महज एक बार ही तो उनके कमरे में गई थी। ये बहुत पुरानी बात है। इस वक्त नाना जान की वफात पर उसने ज़िंदगी में पहली बार इस वसी और रीस हवेली के इस बंद दरवाजे को खोलते हुए फिर उसके कमरे से अपनी नाम नेहाद फूफो को निकलते देखा था। नाम नेहाद इसलिए कि उससे पहले उसने बस उनका जिक्र ही सुना था। अपनी उम्र के 8 साल बाद एक ही घर में रहने के बावजूद उसने पहली बार उन्हें देखा, 10 मिनट के लिए। आखिरी सफर पर जाते नाना जान को आखिरी बार देखने आई थी और तब मौके से फ़ायदा उठाकर उनके कमरे में जा घुसी। बंद कमरे को देखकर वक्त से सोचा करते थे, ना जाने इस कमरे में ऐसा क्या है जिसे बंद रखा जाता। लेकिन कमरे में जाकर उसे खासी मायूसी हुई कि वो तो बेहद आम सा कमरा था। एक सिंगल बेड, एक तख्तपोश, सफ़ेद अलमारी और रैक में रखी चंद किताबें। एक किताब बेड पर औंधी पड़ी थी। उसने उठाकर देखा तो अचानक कुछ निकल कर नीचे गिरा। वो एक तस्वीर थी, और ऐसा चेहरा उसने अपनी फैमिली में कहीं नहीं देखा था। उस शख्स के नक्श इतने साफ और खड़े थे कि इतने बरस गुजरने के बावजूद उसके हादसे में सबक होकर रह गए। फूफो के कमरे और राहिब के घर में एक तस्वीर का होना और सोनम आंटी का अजीबोगरीब रिएक्शन, वो गहरी सोच में डूब चुकी थी। क्या ज़रूरी था ये लड़की जंबील शाह की बेटी होती? वो जब से उस लड़की से मिली थी बेहद मुस्तरब थी। दिमाग में आंधियाँ सी चलने लगी। तेज़ हवाओं ने सारी गर्द झाड़ दी। माजी शफाफ आईने की मान उनके सामने खड़ा था। वो किसी को भी सोचना नहीं चाहते थे, मगर कैद की जंजीरों में जकड़ी यादों को राह फरार नहीं मिला। कोई बहुत दूर से पुकारता हुआ आ रहा था, सोनम, सोनम। दूर से आती आवाज़ को नज़रअंदाज की वो अमरूद के दरख्त तले बैठी धुआंधार रोने में मशगूल थी। सोनम, तुम्हारी अम्मा तुम्हें ढूंढ रही हैं। फूली सांसों का अंबार करता उसके पास बैठ चुका था। मैं घर नहीं जाऊंगी, उसने रोते हुए कहा। तुम रो क्यों रही हो और घर क्यों नहीं जाना? उसके करीब घुटनों के बल झुका वो छोटा सा लड़का, बड़े शाह सईद का सबसे छोटा बेटा हाबेल शाह था, जो तशवीश भरी नज़रों से उसे देख रहा था। और सोनम को फिर से राहिब याद आया, उसका प्यारा भाई, उसकी हर चोट और मामूली सी तकलीफ और बेचैन हो उठने वाला, उससे बहुत प्यार करने वाला, उसे गुड़िया कहने वाला। घर में सब गंदे हैं, किसी से बात नहीं करूँगी मैं। सोनम सबसे खफा हो चुकी थी। हाबिल शाह उसके इस अंदाज पर धीरे से मुस्कुराया। उसे मुंशी लाला की लड़की बहुत प्यारी लगती थी, सब्ज़ आंखों और काले बालों वाली, बिल्कुल बाबी डोल जैसी। अच्छा जी, तो तुम्हें सब गंदे ही लगते हैं, और वो क्यों? वो नरमी से बोला। फूफो मेरे भैया को साथ क्यों ले गई हैं? तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद फिर वापस आ जाएगा? जंबील शाह उसे बहलाने को बोला और फिर बहला फुसलाकर उसकी मम्मा के पास ले आया तो वह देखते उसे लपकी। गुड़िया मीर जान, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अम्मा ने उसके गर्द में अटे हाथ पाँव और फ्राक से हाथों को झाड़ा और उसके बाल संवारे। दुपट्टे के पल्लू तो चेहरा साफ किया, फिर गोद में उठाकर घर की सिम चल पड़ी। तुम्हारा राहिब भाई पप्पो के साथ विलायत चला गया और बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर वापस आएगा। फिर अपने गांव में हॉस्पिटल बनाएगा। वो कह रहा था सोनम के लिए सुनहरी बालों वाली गुड़िया भी लाएगा। बातों के दौरान उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर निवाला उसके हलक में बार बार अटक रहा था। वो राहिब के बगैर बहुत उदास और तनहा थी। अगले रोज़ अब्बा उसके दिल बहलाने की गर्ज से उसे अपने साथ ज़मीनों पर ले गए। वहाँ उसकी मुलाकात हाबेल शाह से हुई। वो अपने भाई जंबील शाह और नबील शाह के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसे देखा तो खेल अधूरा छोड़कर चला आया। दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वो बिल्कुल राहिब की तरह उसका ख्याल रखता था। चंद दिनों तक उसका एडमिशन हाबील शाह के स्कूल में करा दिया गया। उस ज़माने में लड़कियों को तालीम दिलाने का रिवाज नहीं था, मगर अब्बा की ख्वाहिश थी कि उनके दोनों बच्चे आला तालीम याफ्ता कहलाएं। उसके अब्बा हयात अहमद बड़े शाह साईं के यहाँ मुंशी थे
और उनके तीनों बेटों को शहर के बड़े स्कूल को पिक एंड ड्रॉप करने की जिम्मेदारी भी उनकी थी, इसलिए उन्हें सोनम का ज़्यादा मसला नहीं हुआ। वो सुबह सवेरे तैयार होकर अम्मा के साथ दरवाजे पर खड़ी थी जब हाबेल शाह उसे लेने आया। बेटा, गुड़िया का ख्याल रखना, ये अभी बहुत छोटी है, अम्मा ने उसे ताकीद की, जिस पर हाबेल शाह ने बड़े मुद्दापराना अंदाज में सर हिलाया। सोनम ने स्कूल जाकर उसकी क्लास में बैठने की जिद की, जिस पर उसे अपनी क्लास में ले आया। टीचर से उसे बहुत बड़ी डांट पड़ी, मगर उसे अपने साथ डेस्क पर उठाए खामोशी से सुनता रहा। उसके स्कूल जाना, खेलना, लंच शेयर करना से लेकर होमवर्क कराने तक का हर काम गोया उसकी जिम्मेदारी बन चुका था। गर्मियों की तपती दोपहर में बूढ़े बरगद की ज़मीन बहुत शाखों पर बैठकर उसे बीबीसी से सुनी लोक दास्तानें सुनाया करता था। हीर, सिंड्रेला और अलिफ लैला के बाद आज सोनी की बारी थी। वो बोल रहा था और सोनम दमसादे हमातन गोश थी। तभी पोस्टमैन की मखसूस घंटी बजी। राहिब भैया की चिट्ठी आई है, उसने बड़ी आस से पोस्टमैन से पूछा। नहीं बेटा, पोस्टमैन उसका गाल थपथपाता साइकिल पर सवार होकर चला गया। तो सोनम की आंखों में मायूसियों के बादल उमड़ आए। हाबिल शाह खामोश बैठा उसे देखता रहा, मगर वापस आने के बजाय वो घर चली गई। इसकी कहानी अधूरी रह गई थी। शाम के बाद उसे सोनी का ख्याल आया। तूफानी रात, कच्चा घड़ा और बपरी रातें। सोनम खौफ के मारे उठ बैठी। अब्बा सातल चेपाई पर बैठा खाना खा रहा था और अम्मा दूर बैठी लकड़ियां सुलगाए दूध उबालने में मगन थी। उसे अपनी अधूरी कहानी की फिक्र थी, उसे सोनी की फिक्र थी। क्या हुआ सोनी, डूब जाएगी? देख, क्या सोनी डूब जाएगी? सोनम बेचैनी से सुबह का इंतजार कर रही थी और सुबह जब हुई तो हाबिल शाह नहीं आया। नबील शाह और जम्बील शाह अपने अपने बैग उठाए चले आए। उसने पाँव चकते उनके कभी नजर दौड़ाई तो दूर तक हवेली बल खाती सड़क उसका मुंह चिढ़ा रही थी। उन दोनों के बैठते ही अब्बा ने जीप स्टार्ट की। अब्बा, अभी हाबी को तो आ लेने दे। सोनम ने रोकने की कोशिश की तो जमील शाह खड़े लहजे में बोला, वो आज नहीं आएगा। जमील शाह ऐसा ही था, झगड़ालू, बदमजाज। सोनम को मजीद कुछ पूछने की जरूरत नहीं हुई। तभी वो चेहरे पर तकलीफ का आसार नमूदार करते हयात अहमद से बोली, अब्बा मेरे पेट में दर्द है। अरे, अचानक क्या खाया था आज? अब्बा फिक्रमंदी से बोले तो पीछे बैठा नबील शाह हंसने लगा। चचा, परेशान ना हो, ये सब बहाना है, आज हाबिल नहीं आया तो ये भी छुट्टी करेगी। सोनम उसके इतने दुरुस्त अंदाजे पर लब भींच कर रह गई। बुरी बात बेटा, अब्बा ने उसे प्यार भरे लहजे में डपटा और वह सारा दिन स्कूल में बोर होती रही। अम्मा ने वापसी पर उसका लंच बॉक्स चेक किया तो आधा पराठा और अंडा बाकी था। ये क्यों नहीं खाया, वो उसे पूछ रही थी। हाबी नहीं आया था, आज ये उसका हिस्सा था। दरवाजे में रुककर कहती सोनम घर से बाहर निकल गई और अब उसका रुख बूढ़े बरगद की सिम था। लेकिन वो आज वहाँ भी नहीं आया तो उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर उठकर बड़ी हवेली चली आई। मगर लाउंज के दरवाजे पर हिचकाकर उसे रुकना पड़ा। 2 दिन में 4 बार उनके घर बिला झिझक आता था, मगर वो हवेली पहली बार आई थी। उसने अधखुले दरीचे से अंदर झाँका। एक खूबसूरत खातून हाबिल शाह को गोद में बिठाकर बड़े प्यार से खीर खिला रही थी। बाकी नौकर चाकर अपने कामों में मसरूफ थे। बड़े शाहसाई और छोटे शाहसाई दोनों भाई थे। बड़े शाहसाई के 3 बेटे और एक बेटी थी। एक बेटी रोशनी थी, जबकि छोटे शाहसाई की एक बेटी ही थी जिसका नाम फरियाल था, जो जमील शाह के साथ मंसूब थी। सोनम, तुम आई हो? हाबिल उसे देख चुका था। अंदर आओ ना, उसका हाथ थामे हुए बोला। बीबी, ये मेरी दोस्त है। अब वो बीबी के सामने खड़ा बड़ी इश्तियाक से उसका तारुफ करा रहा था। बीबी ने नरम मुस्कुराहट के साथ उसे देखा तो उन्हें सलाम करने लगी। बहुत प्यारी है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। बीबी ने उसे प्यार किया। खीर खाओगी? साथ एक कटोरी भी उसकी सिमट बढ़ाई, जिसे झिझकते उसने थाम लिया। तुम्हें बीबी कैसी लगी? हार की सीढ़ियाँ चढ़ते हाबिल ने उससे पूछा। बहुत अच्छी, सोनम साफ गोई से बोली। ये मेरा कमरा है। हाबिल से अपने खिलौने दिखा रहा था, मगर उसका सारा ध्यान बगीचे के एक जानिब बैठकर गुड़िया के साथ खेलती उस बच्ची पर अटका था, जिसके पास सुनहरी बालों वाली विलायती गुड़िया थी। वो सीढ़ियों उतर के उसके करीब आ बैठी। मैं जानती हूँ तुम्हें ये बड़ी बड़ी महलनुमा हवेली अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम जब बड़ी हो जाओगी तो फिर तुम्हारे लिए सफ़ेद घोड़े पर बैठकर एक प्यारा सा राजकुमार आएगा, जो तुम्हें इस हवेली से निकाल कर दूर अपनी सुंदरी सी दुनिया में ले जाएगा। फिर तुम उसके साथ स्कूल जाया करोगे, बागों में झूला झूलोगे और वो तुम्हें सारी दुनिया की सैर। सोनम के करीब आने पर वो खामोश हो गई। मैं तुम्हारी गुड़िया देख लूँ? सोनम ने पूछा। रोशनी मास्टर आ गए हैं। फरियाल दूर से इतलात देकर वापस पलट गई। रोशनी भी उठकर नजर भाग गई थी। ये स्कूल नहीं जाती? सोनम ने हाबी से पूछा। नहीं, इसके लिए घर ही मास्टर जी आते हैं। और तुम स्कूल क्यों नहीं आए? उसे अचानक हवेली की आमद की अचानक वजह याद आई। सुबह फ्लू था, लेकिन अब ठीक हूँ। वो सोनी ने दरिया पार कर लिया था ना? सोनम को फिर से कहानी याद आई।
वो तो डूब गई थी, हाबिल ने अफसर्दगी से बताया और सोनम की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू उमड़ आए। और फिर वो कितने दिनों तक उदास रही और फिर उसने बूढ़े बरगद के पास जाना छोड़ दिया। वो कोई और कहानी सुनना नहीं चाहती थी, मगर कुछ साल गुजरे तो वो छोटी शाह साईं की लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ने लगी। लेकिन हाबिल उसे कभी अलमी अंजाम वाली कहानी नहीं पढ़ने देता था। वो किसी कहानी की अलमी अंजाम पर दुखी हो, हाबिल शाह को इतना भी दुख गवारा नहीं था उसका। उसने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए तो ग्रेजुएशन के लिए वो लाहौर चला गया। जाने से कबल उससे मिलने आया था। वो गुलाब के पौधे के पास बैठी फूलों की पत्तियां चुन रही थी। मैं जा रहा हूँ, करीब आकर खड़ा उसे इतला दे रहा था। तो जाओ, तुम्हें रोका किसने है? उसका अंदाज खौफगी भरा था। अब तो फरियाल और रोशनी से तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। सोचो, बोर्ड तो वहाँ मैं रहूँगा। वो खामोश रही उसकी बात पर। अच्छा, मैं तुम्हें ख़त लिखा करूँगा। जानती हूँ तुम्हारे वादे राहिब भैया की तरह हैं, तुम भी वहाँ जाकर भूल जाओगे। मैं तुम्हें राहिब भैया की तरह बेवफा नहीं हूँ। उसे छेड़ते हुए बोला तो सोनम भड़की उठी। वो बेवफा नहीं, वो मोहब्बत करते हैं मुझसे। मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ तुमसे बहुत। हाबिल ने उसके करीब बैठकर उसका हाथ से सारे गुलाब लिए। सोनम की पलकें आरज़ों पर झुक गई। हाबिल ने बड़ी दिलचस्पी से उसे देखा। सुनो, उसने कहा तो वह हमातोड़ गोश हुई। मेरी सोनी बनोगी? हाबिल का लहजा जज्बों की आंच से बोझल सा हो गया था। मुझे डूबने से बड़ा खौफ आता है। सोनम की आंखों में काली रात उतर रही। हम पक्का घड़ा बनाएंगे। वह बार दिलाकर चला गया और उस दिन रेशम की उस डोर से मंसूब हो गए वो दोनों जो मोहब्बत की एक सूरत एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। उसके जाने के बाद एक हफ्ते बाद उसका पहला खत आया। वो बेचैनी से लिफाफे का सीना चाक करते सीढ़ियों पर आ बैठी। राहिब की चिट्ठी आई है। माँ ने अपने दरवाजे से खाकी वर्दी वाले को पलटते देखा तो हमारे इश्तियाक के उसके सर पर आन खड़ी हुई। नहीं अम्मा, यह हाबी का खत है। उसे पढ़ने के लिए जल्दी थी। मैं तुम्हारे बगैर बहुत। अभी उसने इतना ही बढ़ा था कि अम्मा ने उसके हाथ से वो झपट लिया कागज़ और हक्का बक्का अम्मा की सूरत वो देखने लगी जो अजीब तफ्तीशी अंदाज में उसे इफ्तिसार कर रही थी। उसने तुम्हें ख़त क्यों लिखा? अम्मा, वो मेरा बचपन का दोस्त है। बचपन का दोस्त? देखो बेटा, अब तुम बच्ची नहीं हो। वो कल से कॉलेज जाने लगोगी। फिर मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है। ये दोस्ती कब तक तुम्हारे साथ चलेगी? ये जिस माशरे में हम रहते हैं ना, वहाँ ऐसी दोस्तियाँ बड़ी मायूब समझी जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हारा नाम हाबिल के साथ जोड़कर तुम्हें रुसवा करें। वो मजीद न जाने क्या कही जा रही थे, मगर सोनम का ध्यान तो उनकी बंद मुट्ठी में सिमटे उस कागज़ पर था उस टुकड़े ने जिसके उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके कूड़ेदान में फेंक दिया। अम्मा का तो दिमाग ख़राब हो गया। सोनम बुड़बुड़ाते वहाँ से चली गई। मैं तुम्हारे बगैर। सही रात इसी खाली जगह को पुर करते उसकी गुजर गई। 6 माह गुजर चुके थे। वो कॉलेज जाने लगी थी। एक रोज़ जब वापसी पर उसने हवेली शाह को हवेली के गेट पर खड़ा देखा। हवेली में नबील शाह की शादी की तैयारियां अरूज पर थी। वो भी शादी की यही गांव आया था, मगर मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? सोनम को सोचकर ही गुस्सा आया था। मजीद 2 रोज़ गुजरने पर भी जब नहीं आया तो खुद ही हवेली चली आई। आज रात मेहंदी थी और वो लॉन में खड़ा कुर्सियाँ लगवा रहा था। अच्छा हुआ सोनम, तुम खुद चली आई। अभी मैं तुम्हें पैगाम भिजवाने वाली थी। रोशनी दूर से ही बोलते हुए उसके पास आई और फिर उसका हाथ थाम कर अंदर ले गई। वो अपने एक हाथ पर मेहंदी लगा चुकी थी और दूसरे पर लगवाने के लिए उसका इंतजार था, मगर कॉरिडोर में वो उससे टकरा गया। रोशनी बीबी की बात सुनने जा चुकी थी। कैसी हो? उसका हाल दरियाफ्त कर रहा था और सोनम खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रही थी। कितने दिनों से यहाँ हो? 3 दिनों से, वो उंगलियों पर गिनते बोला। तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सोनम तड़क कर बोली। बस नहीं चल रहा था, उसका हजर कर डाले। पहले बताओ, मेरे खत का जवाब क्यों नहीं दिया? वो भी अपना सवाल लिए खड़ा था तो सोनम माथे पर हाथ मार कर रह गई। तुम्हें बताना तो याद ही नहीं रहा। अम्मा को जाने क्या हो गया, मुझे तुमसे मिलने से मना करने लगी और उसने मुझे तुम्हारा कोई खत भी नहीं पढ़ने दिया। आखिर में सोनम का लहजा रुहानसा हो गया। मैं भी तुम्हारे घर गया था। तुम्हारी अम्मा ने कहा, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हारा इस तरह सोनम से मिलना मुनासिब नहीं होगा। हाबिल साहब को ही से बोला तो सोनम परेशान हो गई। ऊंची नीची पगडंडियों पर खड़ी सनोबर के दरख्त से टेक लगाए बड़ी तमकनत और शान से इस्तेदादा हवेली को देख रही थी। कहाँ वो महलों में रहने वाला शहजादा और कहाँ वो खुद छोटे से घर में रहने वाली एक गरीब किसान की बेटी। ये फ़र्क उससे पहले क्यों नज़र नहीं आया? उसे खुद पर हैरत हुई। दोस्ती का हद तक तो ठीक है, लेकिन इतने ऊंचे ख्वाब सजाने की ज़रूरत ही क्या थी? अब टूटे थे तो बहुत दर्द हो रहा था। वो रेशमी आंचल, भारी भरकम मलबूसात और जगमग करते जेवरात के डब्बे एक बार फिर उसकी आंखों में रेत की मानी चुभने लगे। कल वो बड़ी हवेली गई थी। लॉन से गुजरते उसने देखा बीबी अपने गिर्द गोया पूरी दुकान सजाए बैठी थी। सलाम बीबी। सोनम पलट कर उनके करीब चली आई। वालेकुम सलाम, जीती रहो। बीबी उसे देखकर खिल उठी।
आओ देखो तो ये गुलबंद कैसे रहेगा। बीबी ने हीरों से दमकता एक हार उसे दिखाया तो उसकी आंखें खैरा हुई। बहुत खूबसूरत है बीबी, मगर ये सब। सोनम का इशारा मुख्तलिफ अशिया की जानिब था। जुम्मे के मुबारक दिन हाबिल शाह की निस्बत तय हो रही है जुमर की भतीजी से। बड़ा आला ख़ानदान है उनका। बड़े शाह सईद से ज़्यादा बागात और ज़मीनें हैं। वो उसके दिल पर गुजरने वाली क़यामत से बेखबर बड़े जोश में बता रही थी। जुमर बेगम छोटे शाह सईद के शरीक हयात थी। सब उन्हें छोटी बेगम कहते थे। हाबिल शाह की निस्बत सोनम का दिमाग आंधियों की जिद में आ चुका था। तुम भी चलना हमारे साथ, हबेल बहुत मानता है तुम्हारी। तुम लड़की की तारीफ करोगी तो समझ लो उसकी तसल्ली हो जाएगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद ही लड़की देखने की फरमाइश कर दे। तुम्हें तो पता है ना हवेली की औरतें कितना सख्त पर्दा करती हैं। शफाक चमकती आंखों से फिसलते मोतियों को किसी ने बड़ी चाहत से अपने बोरों पर चुना था। कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर इतना ही एतबार था जो यहाँ छुप कर रो रही हो। वो जाने कब आया था। सोनम उसे सामने देखकर और भी शिद्दत से रोने लगी। मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया और आज अब बाबा साईं से तुम्हारे मुतालिक बात करूंगा। वो उसकी बात पर सारा रोना भूलकर बिल्कुल मुंजमद हो गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उससे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने बीबी के सामने सर उठाने की जुर्रत की है और अब बड़ी शाह सही से बात करेगा। मगर उसे एतबार कर लेना चाहिए क्योंकि उसकी आंखों में मोहब्बत के सितारे झिलमिला रहे थे, जिनकी रोशनी से उसकी किस्मत चमकने वाली थी। हवेली में आजकल भूचाल आया हुआ था। बड़े शाह सही काफ़ी गुस्से में थे। बीबी और लड़कियां हवेल शाह की हमनवा थी, जबकि छोटी बेगम दिन रात सोनम को कोसती कि जिसने उनकी भतीजी के हक पर डाका डाला। हाबिल शाह ने भूख हड़ताल कर ली थी और छोटे शाह साईं का चूंकि वो बेहद लाडला था सो बड़े शाह साईं को कायल करने की कोशिश पर मामूर था वो। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दौलत और हैसियत में हमसे कमतर है, लेकिन हमारी ख़ानदानी रवायात हैं कुछ जिनकी पासदारी करना हम पर फ़र्ज़ है। तुम जानते हो हमारे ख़ानदान से बाहर शादियाँ नहीं होती। बड़े शाह साईं उसकी हमायत पर बरहमी से बोले। छोड़े भाई साहब, हमारी कौन सा लड़की है वो जो हम ऐसी बातें सोचें। उसकी मर्ज़ी है तो कर लेने देने का। उसकी दूसरी शादी तो हम ख़ानदान की किसी लड़की के साथ बड़ी धूमधाम से कर देंगे। जवान लड़का है, इश्क का भूत सवार है। आपको पता है ना वो कितना जज्बाती है, अपनी कमिटमेंट भी नहीं तोड़ता। ऐसे ही खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। 3 दिन से कमरे में बंद पड़ा है, कुछ खाया पिया भी नहीं है। और बड़े शाह सही सोचने पर मजबूर हो गए और फिर छोटे शाह सही की बसीद इसरार पर रजामंदी जाहिर की। सोनम के घर में भला किसी को क्या एतराज़ हो सकता था। बड़े शाह सही ने मुंशी अहमद को अपने डेरे पर बुलाकर रिश्ता तलब किया और उन्होंने अपनी खुशकिस्मती तस्वर करता हाँ कर दी। और उसकी वजह बड़े शाह साईं का जलाल, अमारत और रुतबा नहीं। वो हबेल शाह को बचपन से जानते थे। वो अच्छा सुलझा हुआ और मुहज़्ज़िब नौजवान था। सोनम से मोहब्बत के साथ साथ वो उनका बेहद एहतराम भी करता था। दोनों जानिब शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। बड़ी हवेली से फरियाल और रोशनी खैरा बीबी के साथ उसे मेहंदी लगाने आई। हमारा गांव तो देखो, उफ कितना खूबसूरत है। इस शाम मौसम अच्छा खासा खुशगवार और दिलफरेब हो रहा था। रोशनी ने कमरे की खिड़कियां खोलते बाहर झांका। हद निगाह तक सब्जा ही सब्जा फैला था। डूबते सूरज की नारंगी छांव पर बादलों के किनारे सुलग रहे थे। ठंडी सबक हवा चल रही थी। नदी किनारे रास्ते मोड़ से निगाह हटी तो ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते उस खूबरू नौजवान पर ठहर गई। जाने कौन था, कोई अजनबी था या मुसाफिर था या इस गांव का रिहायशी, मगर वो तो कोई परदेसी ही लगता था, बिल्कुल शहरी बाबू जैसा नहीं, उसके ख्वाबों के राजकुमार जैसा। खिड़की बंद करो, अगर किसी ने तुम्हें यूं खड़े देख लिया तो। फरियाल ने टोकना चाहा मगर उसने उल्टा उसे टोक दिया। तुम खामोशी से अपना काम करो। और पलटकर दोबारा उस सब्ज़दार को देखा तो वो यूं गायब था जैसे कभी था ही नहीं। वो मायूस होकर उनके करीब बैठी। जानती हो सोनम, कभी मुझे तुम्हारी खुशकिस्मती पर अश्क आता है कि तुम बड़े शाह साईं के बजाय एक गरीब किसान की बेटी हो। बड़ी हवेली की जगह तुम्हारा एक छोटा सा घर है। तुम आज़ाद हो, तुम पर कोई पाबंदी नहीं। तुम फरसुदा रवायात और इक़्तिदार की जंजीरों में जकड़ी नहीं। मगर आज मुझे तुम पर तरस आ रहा है। जिसे तुम महल समझ रही हो वो सोने का पिंजरा है, जिंदान है जो कब्र से ज़्यादा गहरा और तारीक है। बस करो, रोशनी तुम पर फिर से दौरा पड़ चुका है। फरियाल ने बुरी तरह उसे झाड़ा, जबकि सोनम फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। उसने आज से कबल रोशनी का ये रूप नहीं देखा था। वो अपने हालात और रवायात से इतनी बदगुमान थी। राहिब मेरा चांद, गोया बाहर बाहर गोया एक हंगामा जाग उठा था। सोनम की समातों में बरसों बाद इस नाम की पुकार गूंजी थी। फरज इस बात से मंगलूब होकर बाहर भागी। उसका भाई लौट आया था, इतने बरसों बाद उसके सामने खड़ा था। मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। अम्मा से मिलने के बाद राहिब उसे देख रहा था। उसके सीने से लगते ही सोनम फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा और अब्बा की आंखें भी नम थी, मगर ये खुशी के आंसू थे कि उनका बेटा डॉक्टर बनकर आया है, उनका फ़ख्र बनकर लौटा है। सोनम के हाथों पर मेहंदी लगी थी। उसने फरियाल को चाय के लिए किचन में बुला लिया और बाहर अब अम्मा और अब्बा से बातों में मसरूफ थी। अम्मा ने खुशी खुशी से सोनम की शादी को बताया तो वो कुछ हैरान हुआ।
सोनम को तंग करने के ख्याल से कमरे में चलाया तो वो रुख मोड़े खड़ी थी। अच्छा, तो आप पिया देह सुधारने वाली हैं। उसने अपनी ही धुन में सोनम की बजाय किसी और लड़की का हाथ थाम लिया। उसके पलटते ही राहिब ने फौरन हाथ छोड़ा। सॉरी, मैं समझा सोनम है। राहिब सख्त शर्मिंदा था, जबकि रोशनी दम बहुत एकटक उसे देखे जा रही थी। अभी कुछ देर कबल तो वो नदी किनारे मोरों के करीब पगडंडी से गुजरता आ रहा था। हवेली में आकर उसका दिल कानों में धड़कता रहा। रोशनी अपने बदलते जज्बात से खुद ही खौफजदा हो चुकी थी। आईना कुछ नहीं बोलेगा, जो पूछना है हमसे पूछो। वो न जाने किस पर्दे के पीछे से नमोदार हुआ था। आज उसकी मेहंदी थी और रस्म के बाद छत पर बने कमरे में कुछ देर आराम करने के इरादे से आई थी। तुम यहाँ? उसके लबों से घुटी घुटी चीख निकली तो हाबेल शाह ने उसके लबों पर हाथ रख दिया। अब शोर तो मत मचाओ, बस तुम्हें देखने आया हूँ। कहने के साथ ही उसने दोनों हाथ सीने पर बांधकर वाफ्ता निगाहों से सोनम के खूबसूरत चेहरे को देखा। कोई तुक बनता है भला? सोनम ने झिपते हुए आंखें दिखाई। अरे मेरा तक हक नहीं बनता, वो शरारत से कहता हुआ मजीद गोया हुआ। तुम अपना शगुन वाला दोपहरा कर मसेरी पे बैठो ना, मैं तुम्हें मेहंदी लगाऊंगा। वो अजीब इसरार से बोला। पागल हो, अभी कोई ऊपर आ जाएगा, चलो निकलो यहाँ से। वो दरवाजे की जानिब देखते हुए सरस से बोले, मगर वो टस से मस ना हुआ। ऐसे भी क्या बेरमती दोस्तों, तुम्हारा क्या मुझे अपना शौक पूरा करने का कोई हक नहीं? मसनूई रंजीदगी भरा लहजा सोनम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। कल भी तो आएगी जी भरकर अपने शौक पूरा करना, और ड्रामा खत्म करो। मुझ पर तुम्हारी जज्बातियत काम नहीं आने वाली। दरवाज़ा खोलकर अब्बू से भाई का रास्ता दिखा रही थी। हाबिल जाने के लिए पलटा। और ये कल कब आएगी? बेताबी हर लफ्ज़ से मुतरश थी। सोनम की हंसी का जलतरंग जगमगाती चांदनी रात में दूर तक गूंजा। 12 घंटे बाद सोनम जवाब देती मुंडीर के करीब झुकी और वो मुंडीर के उस पार जामुन की शाख से लटका खड़ा था। इन 12 घंटों के बाद मैं कभी हिजर को अपने दरमियान नहीं आने दूंगा। हाबिल कहकर चला गया। सोनम जहरीला मुस्कुराते वापस कमरे में आई। दोनों नहीं जानते थे कि हिजर उनकी दस्तरस में नहीं, उनकी किस्मत में ठहर चुका था। मुख्तलिफ रस्मों से फरागत के बाद उसे हिजला यरूसी में पहुंचाया गया। अब एक नए खूबसूरत दिन का आगाज़ था। ऐसा दिन जो उनके लिए खुशी और मसरतों का पैगाम लेकर नमोदार हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वो सिंगार मेज के सामने अपने बाल सजा रही थी जब रोशनी और फरियाल ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते ज़ोर से भींचा। अरे हटो भाई। सोनम ने हंसते हुए फरियाल को पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की, मगर वो शरारत पर आमादा थी। कुछ देर के लिए मुझे अपना वो तस्वर कर लो। दोनों खिलखिला कर हंसी। सोनम के चेहरे पर हया की रंग सिमट आए। वो कौन? इसी लम्हे हाबिल शाह बालों को तौलिए से रगड़ता वॉशरूम से बरामद हुआ तो इस इस्तफसार पर दोनों का रंग उड़ गया। वो तो समझ रही थी लाला कहीं बाहर होंगे। उस पर सोनम ने बेचारियों के साथ हद ही कर दी थी। बताओ ना फरियाल। अंदर ही अंदर वो उनकी आवाज़ पाकती पर हंस रही थी। कोई नहीं। दोनों बिजली की सी तेज़ी से गायब हुई। हाबिल शाह भी हंसते हुए बालों में कंघा करने लगा। तुम तैयार हो गई हो तो चलो नाश्ता कर लेते हैं। डाइनिंग हॉल में सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मगर छोटी बेगम को नई नवेली दुल्हन का यूं मुँह उठाकर सबके दरमियान आना खुद कुछ खास पसंद नहीं आया। भाई हवेली के कुछ अपने ज़ाब्ते और रवायात हैं। हाबिल तो मर्द हैं, लेकिन तुम्हें तो इन बातों का ख्याल होना चाहिए था। और अब सोनम अपनी जगह शर्मिंदा खड़ी थी। सब नाश्ता रोके उसे ही देख रहे थे। बैठो बेटा। बीबी ने उसे बैठने का इशारा किया। अब उसे हवेली के रस्म और रिवाज का क्या पता, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। उसके बाद वो उसकी हमायत में बोली। छोटी बेगम ने नखुद भरे अंदाज में सर झटक दिया। वो अपनी भतीजी मुस्तरद करने का मलाल अभी तक दिल में लिए बैठी थी। इसी वजह से एक फितरी रकावट का एहसास उनके अंदर जन्म ले रहा था। शाम में वलीमे की रस्म थी। अगले हफ्ते दोनों हनीमून के लिए पेरिस चले गए। वहाँ से वापसी पर रुकी हुई दावतों का सिलसिला चल निकला। पहले वो अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन अभी सब घर वालों को उनके गिफ्ट देना थे। छोटी बेगम के लिए वो बड़ी खूबसूरत सी शॉल लाई थी, जिसे लेने से उन्होंने साफ इनकार किया। तुमने नाहक सहमत की। तुम्हारी पसंद कभी हमारा मेयार नहीं हो सकती। लफ्ज़ों से ज़्यादा उनका लहजा काटदार था। जबकि सोनम अपनी जगह साकित रह गई। और फिर जैसे ये सिलसिला तो चल ही निकला। उसने पहली बार मीठा बनाया तो उसमें भी कीड़े निकाल दिए उन्होंने। इतना कम दूध डाला है खीर में, और मीठा तो नाम का भी नहीं है। हाँ भाई, पहली बार जो इतनी वाफर मिकदार में कुछ भी बनाया है। होश का होना था। मियाँ के आगे पीछे फिरने से काम नहीं चलने वाला। वो तो पहले ही तुम्हारी मुट्ठी में बंद है। हमें तो सारी उम्र इतने गुण ना आए, और तुम्हें किसी ने ये भी नहीं सिखाया कि मियाँ का नाम नहीं लेते। अब बस भी कर दे अम्मी। फरियाल ने नागवारी से उन्हें टोका, जिस पर मजीद से एक पाई। लो, बस ये कसर बाकी थी कि आते ही हमारी बच्चियों पर भी अपना रंग चढ़ा दिया, वरना आज तक हम बच्चों को बड़ों की बात काटते हैं, उन्हें टोकने की जरूरत नहीं हुई थी। ये इल्ज़ाम भी सोनम के सर आ गया, मगर वो मेहर बलब उनकी कड़वी किसीलिए सुनी चाह रही थी।
अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, लेकर जाओ इसे। गुस्से में हाथ मारकर कटोरी को पड़े घसीटा उन्होंने तो पूरा बाउल उलटकर फर्श पर जा गिरा। हवास पाखते में सोनम नीचे झुककर खीर वापस बाउल में डालने लगी। अरे ये क्या कर रही हो, जाने कहाँ से हाबेल शाह उधर आ निकला। छोटे घर की है ना, हवेलियों में रहने का ढंग नहीं है। नखोद से सर झटकते छोटी बेगम अंदर चलेगी। हाबेल शाह को उनका अंदाज बेहद बुरा लगा। मुझे तो बताना याद ही नहीं रहा, राहिब ने अपने अस्पताल की बुनियाद रखी है, इसी खुशी में आज शाम हम डिनर पर इनवाइटेड है। हाबेल उसका मूड ठीक करने की खातिर उसे खुशी की खबर सुना रहा था और सोनम खुश भी हो गई। उसके पापा का परसों पुराना ख्वाब पूरा हो रहा था। वो जल्द से जल्द उनके पास जाना चाहती थी। कपड़े चेंज करने के इरादे से कमरे में आई तो फरियाल भी उसके पीछे आई। तुम्हारी अम्मी को अपने इमारत, रुतबे और ऊंचे खानदान का बड़ा घमंड है, लेकिन उनको ये बात क्यों समझ नहीं आती कि मैं भी बड़ी हवेली की बहू हूँ, हाबेल शाह की बीवी। उन्हें मेरी हद तक करने या मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं, और आइंदा भी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। सारा गुस्सा उस पर निकालता आखिर में उसने जैसे वार्निंग दी। वैसा हर बार यही करती थी, मगर छोटी बेगम से जुबान दराजी का तस्वर ही माहौल था। उनके सामने तो बीवी खामोशी में ही आफियत जानती थी। हस्बे मामूल पहले तो खड़ी उसे सुनती रही, फिर आगे बढ़कर फरियाल ने उसके गले में बाजू डाल दिया। अच्छा ना, अब छोड़ दो अम्मी, गुस्सा मैं अम्मी को समझा दूंगी। तुम हमेशा यही सब करके मुझे मना लेती हो। सोनम उसे घूरते हुए मुस्कुराने लगी। किचन में काम करते रोशनी के हाथ से गिलास गिरकर टूटा और फिर वो कांच चुनते अपना हाथ जख्मी कर बैठी। खून फव्वारे की मानद उसके हाथों से फूट रहा था। सोनम चूल्हा बंद करके उसकी जाने पड़ी। तुम्हें क्या जरूरत थी कांच उठाने की, इससे पहले कि उसने पहले रोशनी को डपटा, फिर भागकर बीबी के कमरे की जानिब आई, लेकिन रास्ते में छोटी बेगम से सामना हुआ, जो खड़ी दुष्ट नजरों से उसे घूर रही थी। वो रोशनी को कांच लग गया है, उसे पहले अपने भागने की वजाहत पेश करना पड़ी। उन्होंने आकर जख्म का मुआयना किया, फिर इससे मुखातिब हुई। अपने भाई को फ़ोन करो, आकर इसकी मरहम पट्टी कर जाए, जख्म ज़्यादा गहरा है। तो सोनम ने जाकर राहिब को पैगाम भिजवाया। वो फ़ौरन ही आ गया, और जब वो रोशनी को बैंडेज कर रहा तो छोटी बेगम गैर महसूस अंदाज में उठकर अंदर चली गई। वो चाय बनाकर वापस आई तो उसके कदम दहलीज के उस पार जामत होकर रह गए। ये क्या पागलपन है, महज मुझे देखने के लिए आपने खुद को इतनी अजियत में मुब्तला किया। ये राहिब की आवाज़ थी जो उसे डपट रहा था। तो और क्या करती, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। रोशनी के जवाब पर सोनम की आंखों में ज़मीन और आसमान घूम गए। वो बदवक्त तमाम जबर खुद पर करती अंदर दाखिल हुई। चाय की तो इस वक्त तलब नहीं, तुम्हें चक्कर लगाना, अम्मा और अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं। राहिब कहकर जा चुका था, और रोशनी के चेहरे पर कितने दिलकश रंग बिखरे हुए थे। सोनम उन रंगों से नजर चुराते राहिब के मुतालिक सोचने लगी। वो क्या हमाकत करने जा रहा था। उसने तो ख्वाब अपनी आंखों में सजाने की जसारत की थी, जिसकी पादाश में आंखें बंजर कर दी गई थी। उसका दिल दहल उठा था। वो सारा दिन परेशान रही और उसकी इस उदासी को हाबेल ने नोट किया। घर वालों की याद आ रही है क्या, तो कल चक्कर लगाना। वो मोहब्बत से उसे देख रहा था। सोनम ने खूबसूरत नजरों से उसे देखा। हाबी, मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं। पागल हो गया, हाबेल ने उसका सर अपने सीने से लगाया। तुम तो मेरी जिंदगी हो, तुम्हें छोड़ दिया तो समझ लो जीना छोड़ दिया। और फिर कितनी देर उसे अपनी मोहब्बत के तहफ़्फ़ुज़ के बात दिलाता रहा। हाबिल की बात सुनते हुए उसके सीने पर सर रखे ही सो गई। राहिब अगली सुबह फिर उसके ड्रेसिंग करने आया था। रोशनी इस वक्त लाउंज में बैठी थी। राहिब को देखकर उसका चेहरा गुलाब के मानद खिल उठा। बीबी करीब ही बैठी तस्बीह पढ़ने में मशगूल थी, और मारिया भाभी हिना को चावल खिला रही थी। दोनों के लब खामोश थे, मगर बोलती निगाहों में हकायतें उनकी नज़रों से पोशीदा नहीं थी। वो बीबी से इजाज़त लेकर राहिब के साथ घर चली आई। अम्मा उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। राहिब उसे घर छोड़कर खुद वापस हॉस्पिटल चला गया और सोनम उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगी। शाम को खाना खाने के बाद दोनों चहलकदमी के इरादे से छत पर चले आए। कुछ देर इधर-उधर की बातों के बाद सोनम ने कसदे हिचकिचाकर राहिब को देखा। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। राहिब चाय का कप मुंजीर पर रखते हमातुन गोश हुआ। सोनम के अंदाज से वो अखज़ कर चुका था, ज़रूर कोई खास बात है। वो एक गहरा सांस भरते ऊपर चिलमिलाते तारों को देखने लगी। एक मायने खेज खामोशी दोनों के माबैन आ ठहरी। बलाखिर सोनम ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते लब खोले, मगर अंदर ही कहीं उसके मस्बत जवाब पर खौफज़दा थी। आप रोशनी में इंटरेस्टेड हैं? वो समझ नहीं पाया कि ये सवाल था या इल्ज़ाम। वो कुछ देर अपनी जानिब बुरी सोनम की मशकूक नज़रों को देखता रहा, फिर कदरे लापरवाह अंदाज में बोला, नहीं। और राहिब का इनकार सोनम को अंदर तक शांत कर गया। उसे लगा वो पुलिस राज से उतरकर वापस जन्नत में आ चुकी है। मगर उसे जाने किस तरह का मुझसे इश्क हो चुका है। तुमने देखा था ना, उस रोज़ उसने महज मुझे देखने की खातिर अपना हाथ जख्मी कर लिया। और वो बिल्कुल पागल लड़की है। तुम उसे समझाओ कि जैसा वो चाहती है वो सब नामुमकिन है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं सीधा साधा प्रैक्टिकल बंदा हूँ। इश्क मोहब्बत का कोई जोक नहीं ले सकता। मेरा ख्वाब कुछ और है। और वो खामोशी से बैठी उसको बोलते हुए देखती रही।
ये मौसम हिजर को लगता है विसल से कुछ प्यार है। जो आए रोज़ मुँह उठाकर चला जाता है और मैं थक जाती हूँ इस के लम्हे शुमार करता है। वो उसके बाजू पर सर उठाकर उठ बैठे। हाबेल उसकी कलाइयों में गजरे सजाने लगा। अभी कुछ देर कबल वो एक खूबसूरत सुहानी शाम एक दूसरे के संगत में गुजार कर घर लौटे थे। वो उसे अपनी जीप में बिठाकर मरी ले गया था। तारकोल की लंबी सुनसान सड़क पर एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते उसने कितनी हसरत से इन लम्हों को देखा। जाने क्यों ऐसा लगा कि ये पल दोबारा जिंदगी में नहीं आएंगे। ठंडी सबक हवा के झोंके उसके बादलों को छूकर गुजर रहे थे तो वो धीरे से गुनगुनाया, काश ये पल रुक जाए, लम्हे साकित हो जाए, वक्त ठहर जाए और तारकोल की इस लंबी सड़क पर यूं ही चलते चलते जिंदगी बीत जाए। और वो कितनी ही देर खिलखिलाकर हंसती रही, फिर उसे घूरते हुए बोली, वक्त ठहर जाएगा तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? तुम मेरे इतने रोमांटिक मूड का हमेशा कबाड़ा कर देती हो। हाबेल खफा होकर जीप की जानिब चल दिया और शाम इन लम्हों को मुट्ठी में बंद करके हमेशा के लिए माजी में कहीं गुम हो गई। अब वो उसे बता रहा था कि बाबा साईं शहर में नई फैक्ट्री लगा रहे हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन की तमाम जिम्मेदारी उसके ज़िम्मे है। उसे 2 माह के लिए शहर जाना होगा। वीकेंड पर आया करूँगा ना। मुझसे तो वो ईंट सीमेंट अच्छे हैं जिनको हफ्ते में 6 दिन तो मिलेंगे। सोनम फूलों को नोचने लगी। तुमसे अच्छा और प्यारा तो इस जहाँ में कोई नहीं है। वो उसकी शानों की किस बाजू फैलाकर मोहब्बत से बोला। हटो पड़े, मुझे नींद आ रही है। सोनम ने गुस्से से उसका बाजू झटक दिया। अरे वो जालिम महबूब, कुछ तो रहम करो, अब तो परदेसी बंदे हैं। वो मसनूई विचारगी से कहता उसके करीब झुका है। चांद खिड़की पर झुका उनके सरगोशी में मुस्कुराता रहा। सितारे झिलमिलाते रहे और रात बीत गई। तुलू शहर के साथ ही मौसम हिजरन दरवाजे पर दस्तक दी और वसले शब का मुसाफिर अपने सफ़र को लौट गया। उसके जाने के 2 रोज़ बाद रोशनी के लिए छोटी बेगम के ख़ानदान से एक रिश्ता आया। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस वडेरे से शादी नहीं करूंगी। रोशनी का लहजा सफाकी की हद तक खतरनाक था। सोनम के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। फरियाल ने चोर नज़रों से गर्दोपेश का जायजा लिया और किसी को मौजूद ना पाकर सीने में घुटी सांस खारिज की। वो तीनों इस वक्त उकबी बरामदे में बैठी थी। तुम कुछ नहीं कर सकते, आखिरी फैसला बड़े शाह सही का होगा। मैं बगावत करूंगी। बचपन से हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं वो क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं तुम्हारे साथ? फरियाल ने उसकी बात को काट कर घूरा। बजाय इसके कि हम स्कूल जाते, स्कूल को लाकर हमारे सिर पर बिठा दिया। लाला की शादी पर शॉपिंग करने गए थे, वो भी गाड़ियों में बिठाकर घबरा दी। हवेली का हर दरवाज़ा खिड़की हमारे लिए बंद है। दम घुटने लगा है मेरे सिंतान में पड़े हुए। नफरत है मुझे इन हवेलियों से और इनमें तड़पती सिसकती जिंदगियों से। रोशनी एक लम्हे के तौक़ुफ़ से बोली, इतने वर्षों के इंतज़ार के बाद इस ख़ानदान में एक रोज़न मिला है जिससे जहाँ से ख्वाबों की कुछ किरणें रिहाई की नवीयत लेकर आई है और तुम कहती हो मैं अपने हाथों से इस रोज़न पर मट्टी डालकर इस कब्र को फिर से तारीख कर डालूं और बन जाऊं जागीरदार की हवेली की सजावट। उसने सवालिया नज़रों से उन दोनों को देखा और फिर इस सजाई अंदाज में हंसते बोली, नहीं फरियाल बीबी, अब मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी से खेलने की इजाज़त नहीं दूंगी। ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे अपनी ज़िंदगी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मुझे इन नरम और लतीफ़ जज्बात से आरी पत्थरों और ईंटों की बने महल नहीं चाहिए। मुझे तो एक छोटा सा घर चाहिए जिसे मैं अपनी मर्जी से सजाऊं संवारूं, जिसके कोने कोनों में ज़िंदगी बसती हो, जिसके घर को चांद, बादल, फूल, बारिश और हवा मिलकर अपने रंगों से आबाद करें। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हसरतों का वो जंगल बन चुकी थी जिसे काटना अब नामुमकिन था। उसे मुज़ाहिर फितरत से इश्क था और उसकी गर्दाब में वो बचपन से भटक रही थी। 12 साल की उम्र में उनको बताया गया कि ये लाउंज और इसके गिर्द बने कमरे और लॉन ही तुम लोगों की कुल कायनात है। और फिर हवेली में हर चीज़ उन्हें हवेली के इस लॉन्च में मिलने लगी। पिंजरा सोने का ज़रूर था मगर सोने की रिहाई उसे सोने की नहीं रिहाई की चाह थी। हवेल शाह की शादी पर सोनम को मेहंदी लगाने की इजाज़त भी बड़ी मुश्किल से मिली थी और तब उसने पहली बार हवेली से बाहर की हंसती बोलती मुस्कुराती ज़िंदगी को देखा था। वो दिल के नहा खानों में थपक थपक कर सुलाई उमंगे जैसे एक झटके से बेदार हुई। वो भी ऐसी आज़ाद बेफिक्री और खुशियों से भरपूर ज़िंदगी का ख्वाब देखने लगी और जिस लम्हे राहिब ने उसका हाथ थामा था उसे लगा ये शख्स उसके ख्वाबों में चाहतों का रंग भरने आया है। और उस एक लम्हे में उसकी ज़िंदगी बदल दी। और फरियाल इस किस्से से बेखबर नहीं थी मगर हवेली के मर्दों की मुमकिन गुस्से से खाइफ होकर उसे समझाने बैठ गई। उसका दिल तो वैसे भी चिड़िया जितना था जिस बारिश में भीगने को रोशनी का दिल मचला करता था, उसकी गर्ज फरियाल का दिल दहला दिया करती थी। लाउंज के सामने बड़ा सा लॉन था और उसकी दूसरी जानिब मर्दान खाना। उन्हें उस जानिब की खिड़कियां तक खोलने की इजाज़त नहीं थी। रोशनी जब भी इन दरजों से बाहर झांकती उसे अपना सीने में दम घुटता महसूस होता था। उसे तो इन दीवारों से इश्क था जिनके अंदर जमील शाह सांस लेता था। उसने तो कभी इन रवायात से बगावत का तस्वर भी नहीं किया था। एक हवेली और एक ही माहौल में रहने वाली 2 मुतज़ाद लड़कियां मुतज़ाद ख्यालात की मालिक थी। शाहों की लड़की को इश्क हो गया, हवेली के मर्द ये तोहमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोनम ने पहली बार लब कुशाई की।
हबील अल्लाह आपसे शादी कर सकता है तो मैं राहिब से क्यों नहीं? वो लड़का था और तुम? सनम बेबसी से लब कुचला। उसकी अच्छी भली खुशगवार जिंदगी किस मोड़ पर आकर लच गई थी। वो लड़का है तो आज़ाद है हर मामले में, और मेरा जुर्म है कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकती। इसलिए इसके लिए भी मुझे इजाज़त दरकार होगी। बस मैं मज़ीद कठपुतलियों जैसे ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। रोशनी भड़कते हुए बोली। आँख से मत खिलो रोशनी, फरियाल ने उसके गिर्द बाजू फैलाकर मिन्नत भरे लहजे में कहा, मगर उसका फैसला अटल था। कुछ देर के लिए अकबर दलान में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर रोशनी ने एक अजीब बात कही। सुनो, तुम राहब और मेरे रिश्ते की बीवी से बात करो ना। उसके लहजे में कितनी आस थी। सोनम का दिल भरा है। वो कुछ भी कहे बगैर उठकर अपने कमरे में चली गई। उसी शाम उसे एक खुशगवार खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। बीबी ने उसका सदका उतार कर मुबारकबाद दी। सोनम का दिल चाहने लगा दिल पर लगाकर उड़ जाए और हवेलशाह जल्द से जल्द हवेली लौट आए और फिर उसे सारी हकीकत बता दे। वो ज़रूर उसकी मदद करेगा। मैंने कहा था ना, मैं किसी भी कीमत पर ज़ेब शाह से शादी नहीं करूँगी। हॉल कमरे में सबके सामने उसने अपनी बात को किस तल्लीली से दोहराया था। सोनम को उम्मीद नहीं थी कि वो बीबी को इनकार करने के बाद बड़े साईं के सामने बोलने की जुर्रत करेगी। बकिया ख़ानदान में ज़ेब शाह के अलावा कोई नहीं तुम्हारे जोड़ का। बड़े शाह ने तहम्मुल से जवाब दिया, मगर वो आर या पार का फैसला कर आई थी। लेकिन मुझे आपके ख़ानदान में शादी नहीं करनी। रोशनी के सपाट लहजे पर दीवार के पास खड़ी सोनम की रीढ़ की हड्डी में सुसराहट हुई। बड़े शाह साईं खामोश हो गए। बीबी ने मुलामत भरी नज़रों से उसे देखा। फरियाल ने आंखों के इशारे से खामोश रहने की गुजारिश की। जमील शाह मुठ्ठियां पीछे अपना उबाल जब्त करने की कोशिश कर रहा था। छोटी बेगम और भाभी अंगिश बदा थी। नबील शाह ज़मीनों पर थे और छोटे शाह सईद पर जैसे सत्ताधारी था। तो फिर किससे शादी करनी है तुम्हें? कुछ देर खामोशी के बाद जब वो बोले तो उनका लहजा बेतासुर था। सोनम की टांगों ने उसका वजन सहारने से इनकार किया। वो मुल्तजी नज़रों से रोशनी को देख रहे थे, मगर उस पर तो जैसे एक जुनून सवार होता। वो बगैर डरे और झिझके बोल रही थी, डॉक्टर राहिब से। और उसकी पूरी बात होने से कबल ही जमील शाह किसी खूनी भेड़िए की मानद उस पर चिपटा। बगारत पे है लड़की, तुझे तो मैं जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। थप्पड़ों के बाद अब वो उसके ठोकरों की जिद में थे। बड़े शाह और छोटे शाह सईद में से किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और इसकी चीखों पर हवेली के सारे मुलाजिम हाल के बाहर आन खड़े हुए। लेकिन किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि जमील शाह के हाथ रोकने की कोशिश करता। तभी छोटी बेगम ने उसे कॉलर से खींचते उसका रुख अपनी समत मोड़ा। पागल हो गए हो क्या? अरे हमारी बच्ची तो मासूमती से बहकाया है उस लड़की ने, और जो अपने भाई को जनाने में बुलवाकर उससे मुलाकातें करवाती थी। उनका इशारा सोनम की जानी था और इस इल्ज़ाम पर हक तक उनका चेहरा देखने लगी वो। इसलिए मैं कहती थी मत ब्याह कर लाओ। आते ही हमारी मासूम पारसा बच्चियों पर अपना रंग चढ़ा डाला, वरना ऐसी जुर्रत तो हमारे ख़ानदान के 7 पुश्तों में किसी ने नहीं की। छोटी बेगम का हवेला जारी था। जमील शाह मजीद कुछ सुने बगैर हवेली से बाहर निकल गया और छोटी बेगम इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाई जा रही थी। ये सब छोटे झूठ है बीबी। आपको पता है रोशनी को कांच लग गया था और भाई तो बस उसकी बैंडेज करने आया था। सोनम को यकीन था बीबी ज़रूर उसका साथ देंगी, लेकिन उन्हें भी बेटी की जान प्यारी थी, सो उन्होंने दोनों हाथ झटकते रुख मोड़ लिया। मुझे कुछ नहीं पता और तुमने ऐसी कोई इजाज़त ली थी मुझसे? उसे अपने सीने में घुटन उतरती महसूस हुई। दिल और दिमाग जैसे आंधियों की जिद में था। अजीब बेकुली थी। दिल कहीं ठहर नहीं रहा था। कुछ देर खड़े रहने के बाद सोनम भागते फ़ोन स्टैंड की जानी पड़ी। पहले उसने हबील शाह का नंबर डायल किया। कुछ देर बैल होने के बाद एक अजनबी आवाज़ समातों से टकराई। हबील शाह से बात करवाएं। सोनम बोली तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। सॉरी मैम, वो इस वक्त ऑफिस में नहीं है। उसने रिसीवर पटक दिया। फिर राहिब का नंबर मिलाने लगी। मुसलसल बैल जा रही थी, मगर कोई रिसीव नहीं कर रहा था। 1 बार, 2 बार, 10 बार। उसकी उंगलियां शल हो चुकी थी, नब्ज़ टूट रही थी। लॉन्च में मौत का सा सन्नाटा छाया था। सब एक दूसरे से नजर चुराए बिल्कुल खामोश बैठे थे। रोशनी की सिसकियां वक्फे से सकूतज़दा फिजा में इर्ताश बर्पा कर रही थी। तभी जमील शाह तनफन करता अंदर आया। उसके सफ़ेद कपड़ों पर जा बजा खून के धब्बे लगे थे। उसे तो मैं कब्र में उतार आया हूँ और तुम्हें इस कमरे में जिंदा दरकोर कर दूंगा। रोशनी को बालों से घसीटते उसने कमरे में बंद कर डाला और सोनम के हाथों से रिसीवर कप का लड़क कर नीचे गिर चुका था। मेरा भाई, मेरा राहब। वो नंगे पैर पगडंडियों पर भागते हौसले तक आई। सारे गांव में जैसे कहराम मच गया था। चौकीदार ने उसे बताया शहर वाले अस्पताल उन्हें ले जाया गया था। सोनम की माँ कम से निढाल थी। बाप का जैसे दिल फट रहा था और सोनम खुद अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर पर घुटनों की बल झुकी गिड़गिड़ाते उसके लिए दुआएं मांग रही थी। 6 घंटे तक उसका ऑपरेशन चला। डॉक्टर्स ने बताया वो कोमा में जा चुका है। दुआ करें सुबह तक होश आ जाए। और वो रात तो सदियों जैसी तवील हो चुकी थी। सुबह के इंतजार में उसकी आंखें थक गईं। दुआएं मांगते उसके लब सूख गए और जब सुबह हुई तो वो मर गया। उसका भाई मर गया। सनम का बाप अपने बाल नोच रहा था कि उसने जमील शाह को अपने हाथों से खाना खिलाया, उसे अपने कंधों पर बिठाकर बाग की सैर करवाई। उसने कभी कोई फरमाइश नहीं टाली। उसमें उन्हें अपना राहिब नजर आता था
और उसने उनके बेटे को मार डाला। वो फूट फूट कर रोने लगे। वो सनम से कह रहे थे और सनम के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। अगले रोज इंग्लैंड से पुप्पो भी आ चुकी थी। घर में एक बार फिर सफ़े मातम बिछ गए और ये दुख अब कभी पुराना होने वाला नहीं था। अम्मा, थोड़ा सा खाना खा लो। वो निवाला हाथ में लिए माँ के पास बैठी थी। अम्मा ने पिछले 2 रोज से कुछ नहीं खाया था। अब भी सोनम बड़ी लजाती थी और नरमी से खाने पर इशरार करी थी। जब अम्मा ने कितनी अजीब बात कही, सबके बावजूद उसकी आंखों में समुद्र उतर आया। तुम खा लो, मैं तो राहिब के साथ खाऊंगी। अम्मा ने उसे पिचकारा और वो रोते हुए हवास पाकता अम्मा को देखे जा रही थी। इसमें रोने वाली क्या बात है? राहिब के बगैर खाना खाने की आदत भी तो नहीं थी। मैं देखूं जरा कहाँ रह गया है। अम्मा उसे डपटते खुद दरवाजे में जा खड़ी हुई। उनके सामने ही तो राहिब की मैयत उठी थी। फिर भला ऐसी बातें अम्मा को क्या हो गया था? अब्बा। सोनम उठकर अब्बा के कमरे में आई ताकि उन्हें मत ना कर सके, मगर सीने पर हाथ रखे दर्द से दौरे होते जा रहे थे। उसके लबों से बेसाख्ता चीख निकल गई। पप्पो के साथ मिलकर वो फौरन उन्हें अस्पताल ले गई। बर वक्त तबीयत इमदाद मिलने की वजह से जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उनके दिल के 2 वॉल्व बंद हो चुके हैं और उनके दिल की वेन्स बहुत वीक हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है और यह हार्ट पेन भी इसी अमल का रद्द अमल है। इनका कोई इलाज। सोनम की रंगत जद पड़ना शुरू हुई। डॉक्टर ने पानी का गिलास उसे थमाया, जिसे मेज़ पर वापस रखते हुए बेताबी से बोली, हाँ, इनका बाईपास कराना होगा। डॉक्टर का लहजा तसल्ली अमेज़ था। मैं उमर से बात करती हूँ, फिर हम भाई साहब को इंग्लैंड ले जाते हैं। वहाँ के डॉक्टर ज़्यादा काबिल हैं। तो फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पप्पो ने बर वक्त मस्बत फैसला किया। सोनम ने अब्बा के दोस्त चाचा फजलदीन को बुलवाकर अपनी ज़मीनें और घर फ़रोख्त करवा दिया। पप्पो फिर अब्बा को चेकअप के लिए शहर ले आई। अम्मा की हनूस वही हालत थी। हर किसी से पूछती कि राहिब को कहीं देखा है, कभी उस पर गुस्सा होने लगती और कि वो अपने घर क्यों नहीं चली जाती, और कभी घंटों एक ही जगह पर बैठकर किसी गैर मरीन नुक्ते को घूरती रहती। सनम अम्मा को सुलाकर दुल्हे के कपड़े फैलाने छत पर आई। जब मैं गेट के ऊपर झुकते ही उसकी नज़र हॉस्पिटल की अधूरी इमारत पर पड़ी। तुम देखना, एक दिन इस गांव में बड़ा हॉस्पिटल बनवाऊंगा और अब्बा का खौफ को रखूंगा। राहिब कहीं नहीं था, मगर इन फिजाओं में उसका एहसास अभी भी बाकी था। हर से उसकी आवाज़ गूंजती थी, सुनो। वो हाथ पर पलटी तो अपने सामने हाबिल शाह को खड़ा देखकर दम बखुद रह गई। उमर ने उनको इंग्लैंड बुलाने के सारे इंतजाम कर लिया था। कल सुबह से हमेशा के लिए उसे गांव छोड़ना था। मुद्दे के करीब झुककर उसने आखिरी बार अपने गांव को देखना चाहा। नीम तरीके में हर शय धुंधलाई दिखाई दे रही थी। बूढ़े बरगद के वो शाख भी जो ज़मीन पर झुकी हुई थी, जिस पर बैठकर वो उसे कहानियाँ सुनाया करता था। मेरी सोहनी बनोगी, प्यार का वो पहला इकरार जो उसे आज भी अपने साथ याद आया था। इन 12 घंटों के बाद मैं हिज्र को कभी अपने दरमियान नहीं आने दूंगा। अब वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रहा था। तुम तो मेरी ज़िंदगी में हो, तुम्हें छोड़कर भला कैसे जिंदा रहूँगा? और वो जिंदा था। तुमने फैसला का इख्तियार मुझे सौंप कर अच्छा नहीं किया। अब तो मैं तुम्हें पाकर भी हमेशा के लिए खो दूंगी। तुम उम्र भर मेरे रहोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। काश तुमने ये सब ना मांगा होता। और फिर अगली सुबह वो अम्मा और बाबा के साथ हमेशा के लिए इंग्लैंड आ गई। आने से पहले उसने एक काम किया था। उसने अदालत से केस वापस ले लिया। उसने जमील शाह को सज़ा से बचा लिया। उसने अपने भाई के कातिल को छोड़ दिया था, लेकिन माफ़ नहीं किया था। दोनों के एग्ज़ाम हो चुके थे और आज शायद आखिरी बार मिलने आई थी। पार्क के तना गोशे में दोनों खामोश और लाताल्लुक़ बैठे थे, जैसे कहने सुनने को कुछ ना रहा हो। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि मम्मा की जानिब से इस रिश्ते पर एतराज़ हो सकता है। अब उस पर था ये राना शाह, जिसने लड़ने से कबल ही सिलेंडर कर दिया था। वो उससे भी तवक्को लगाए बैठी थी। अगर किस्मत ने यही चंद खूबसूरत लम्हे हमारे दामन में डाल ही दिए तो क्या ज़रूरी है कि तुम मुँह फैलाकर बैठो? राना उसकी मुसलसल खामोशी पर कदरे चिढ़कर बोली, मुझे नहीं चाहिए खूबसूरत लम्हे। अंदाज हनूज खुफ की भरा था। आइसक्रीम खाओगे? उसने मुस्कुराते राहिब का वॉलेट उठाया जो गाड़ी की चाबी के साथ लापरवाही से बेंच पर फेंका था। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? राहिब उसकी जानिब देखकर हुफ्की से बोला, मगर राना का ध्यान तो हाथ में पकड़े वॉलेट की जानिब था, जिसे बेध्यानी में खोल चुकी थी। उसमें सजी हवेल शाह की तस्वीर ने उसे चौंका दिया। ये तस्वीर उसकी आंखें जैसे बाहर आने को थी। ये मेरे डैडी हैं। उस राहिब ने बटुआ छीनकर दोबारा बेंच पर पटका और उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा। तुम क्यों नहीं समझती? मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। राना एक झटके से उठी, जैसे चाचू को भी रास्ते से पकड़ कर ले आएगी, और वो आ भी जाएंगे। क्या डैड आ जाएंगे? राहिब उसकी राह में हाल हुआ और वो रुक गई। उसने ये सोचा ही नहीं था कि सोनम आंटी और चाचू के रिश्ते में कोई गुंजाइश भी बाकी थी या नहीं। उन दोनों की औलाद की नहीं हुई? राहिब ने उसकी आंखों का सवाल पढ़ लिया। राना के चेहरे पर कलियां सी खिल उठी। उसने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। लेकिन मामला खासा नाजुक और पेचीदा है। मम्मा ने कभी मुझे नहीं बताया, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मम्मा ने डैड को खुद छोड़ा है। अब अगर डैड ने आने से इनकार किया तो?
नहीं, ऐसा नहीं होगा। राना नफ़ी में सर हिलाने लगी। और अगर ऐसा हुआ तो तुम तब भी मेरा साथ दोगी? राहिब ने आस भरी नज़रों से राना ज़म्बेल शाह को देखा, जो उससे नज़रें चुराकर बटल पाम की शाखों पर फुदकती चिड़िया को देखने लगी। मैं तुम्हें किसी आस की डोर में बांधना नहीं चाहती। मुझसे ऐसा कोई अहद ना लो। वो अपना बैग उठाकर खुद भी उठ गई। राहिब ने अपनी बारी से नहीं रोका। दोनों साथ चलते ड्राइववे तक आए। वो शाम दोनों ने एक साथ गुजारी थी। अगली सुबह उसे राना को सी ऑफ करने जाना था। सोनम नमाज पढ़कर लॉन्च में आई तो वो निक से कहीं जाने को तैयार था। उन्होंने एक हैरत भरी नज़र वॉल क्लॉक पर डाली। सुबह के 6 बजे थे। अमूमन वो 10 बजे से पहले नहीं उठता था। खैरियत? उन्होंने चिन्ह से दरियाफ्त किया। मैं राना को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहा हूँ। उसने झूठ बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं की, इसलिए सच बता दिया। और उस रोज़ के बाद वो अपने फाइनल एग्जाम में मसरूफ़ हो चुका था। दोनों के दरमियान दोबारा इस टॉपिक पर बात नहीं हुई। चलो अच्छा है वो जा रही है, तो फिर कहाँ रब्ता हो पाएगा तुम दोनों का? उसके जाने के बाद उन्होंने इत्मीनान से सोचा। फ़ोन स्टैंड की जानिब बढ़ गई। उनके ख्याल था उन्हें उमर से राहिब और लाइबा के रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए थी। उमर वही मैनचेस्टर में रहता था। ऑपरेशन के दौरान उसके अब्बा की डेथ हो गई थी। अम्मा भी चंद माह ही साथ निभा सकी थी। उसके पास नन्हा राहिब था, जिसका नाम उसने भाई के नाम पर रखा। हालांकि उमर, पुप्पो और फातिमा बहुत अच्छे थे, हर तरह उसका ख्याल रखते थे। उमर और फातिमा की उन दिनों नई नई शादी हुई थी, मगर वो उनका दिल बहलाने के लिए हर जगह ज़बरदस्ती अपने साथ घसीट कर ले जाते। वो हर बार एहतजाज करती। कबाब में हड्डी का क्या काम? तो फातिमा लाड से उसके गले में बाजू डाल देती। हम क्या करें, हमें हड्डी के बगैर मज़ा ही नहीं आता। और फिर कुछ अर्से बाद उन्हें एशियन स्कूल में जॉब मिल गई, तो सोनम मैनचेस्टर से लंदन आ गई। उसने सब ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उस पर खुददारी का भूत सवार था। फिर वो तनहा भी रहना चाहती थी। सबके दरमियान हर वक्त हंसना, बातें करना, आउटिंग पर जाना। इस बनावट भरी ज़िंदगी से वो आजिज़ आ चुकी थी, मगर उन सब ने उसका साथ फिर भी नहीं छोड़ा। फातिमा का मुसलसल उसके साथ रबता था, जबकि उसके 3 बच्चे थे, लाइबा, उबैद और हमजा। लाइबा राहिब से 2 साल छोटी थी और उसने राहिब के साथ दुल्हन के रूप में हमेशा के लिए उसे ही देखा था। दूसरी जानिब बेल जा रही थी। फ़ोन फातिमा ने ही रिसीव किया था, मगर उन्होंने कुछ देर दिल की बातों के बाद फ़ोन रख दिया। उन्होंने सोचा ये भी कुछ ज़्यादा ही कबल इस वक्त है, उन्हें पहले राहिब को मनाना चाहिए। राहिब के नाम के साथ उनके तस्वुर में एक बार फिर राना ज़म्बेल शाह चली आई। काश राना तुम ज़म्बेल शाह की बेटी ना होती, तो मैं चंद फूल राहिब हयात अहमद की तरबियत पर निछावर करने के लिए भेजती। राहिब की याद ने उनकी आंखों को नम कर दिया था। वो कितनी बदनसीब थी कि भाई की कब्र पर फातिहा पढ़ने भी नहीं जा सकती थी। मुस्कुराती उस ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को उन्होंने अपने पल्लू से साफ करते दोबारा दीवार पर लटका दिया। मुझे याद करोगे? मैं तुम्हें याद ना भी करूँ तुम फिर भी याद आओगी। मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। एहसान होगा आपका। मैं जल्द आ जाऊँगी। मैंने अभी से इंतज़ार करना शुरू किया। अपना ख्याल रखना। तुम भी। फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी। वो आखिरी बार उसकी जानिब देखकर मुस्कुराई, फिर दिलनशीन लहजे में बोली, मौसम हिज्र इस बात की नवीद है कि वसल की पहाड़ लौट कर आएंगी। वो वापस आए तो उसने सोनम को काफ़ी रिलैक्स और मुतमईन महसूस किया। राहिब टीवी देखते हुए कॉफ़ी की सिप लेता उनके करीब जा बैठा था। वो उसकी सिप मुतवज्जो हुई। नाश्ता करोगे? पराठा और आमलेट, राहिब ने खुशगवार लहजे में फरमाइश की। सोनम तो कुछ और ही तवक्को के बैठी थी कि वो अफसरदा होगा, भूख हड़ताल करेगा, लेकिन रंजो मलाल का कोई रंग ढूंढने से भी उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। सोनम के दिल में एक और उलझन का इजाफा हुआ। चलो खैर, वजह जो भी हो, लेकिन मेरे लिए एहसास काफ़ी है कि उसने इस बात को दिल और दिमाग पर ज़्यादा सवार नहीं किया। लेकिन अब मैं जल्द इसकी निस्बत लाइबा के साथ तय कर दूंगी, तो वो राना को मुकम्मल भूल जाएगा। सोनम ये सब सोचते किचन में चली गई। एयरपोर्ट पर उसे ड्राइवर लेने आया था। हवेली आने पर उसका शानदार इस्तकबाल हुआ था। तायम्मा, अम्मी, बीबी और छोटे शाह साईं से मिलने के बाद वो कुछ देर आराम के घर से अपने कमरे में चली गई। बाबा और तायाबा इस वक्त ज़मीनों पर थे और चाचू ज़्यादातर शहर वाले बंगले में ही रहते थे, तो इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। हिना और मरियम अपने ससुराल में थी और निदा लाहौर हॉस्टल में रहती थी। बड़े शाह साईं और छोटी बेगम का चंद साल पहले इंतकाल हो चुका था। बिस्तर पर लेटते उसे नींद आने लगी। बोझल पलकों को बमुश्किल झपकते उसने बैग से अपना सेलफोन निकाला और कुछ टाइप करने लगी। मैं हवेली पहुंच गई हूँ, लिखने के बाद उसे सेंड किया। उसकी आंख फिर मम्मा के जगाने पर ही खुली थी। वो उसे लंच के लिए बुलाने आई। कुछ देर कसलमंदी से लेटी रही, फिर उठकर शावर लिया और चेंज करके बाहर निकल आई। बिरयानी, मटन कौरमा, फ्राई फिश और मेज पर सारी उसकी फेवरेट डिश थी। वाह मम्मा, यू आर सो स्वीट, वो खुश होकर बोली। अब महज चखने पर इक्तफा नहीं करना, डट कर खाना है। देखो तो कितनी सी शक्ल निकल आई है। वहाँ क्या कुछ खाने को नहीं मिलता था?
और फॉर्म में डाइट पर हूँ। फरियाल ने उसके एहतजाज की परवाह न करते हुए दूसरी बार भी उसकी प्लेट भर दी। ये डाइट वाइट छोड़ो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। चंद दिनों तक ब्याह का दूसरे घर चले जाओगी। दुल्हन बनकर क्या रूप आएगा? उसकी प्लेट में फ्राई फिश का इजाफा करते उन्होंने जैसे राना के सर पर बम फोड़ा और राना होनकपन से उनकी शक्ल देखने लगी। मेरी शादी? 2-3 प्रपोजल आए हुए हैं। तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि राना आएगी तो उसे पूछकर फाइनल कर लेंगे। बाबा और तैयबा की आमद पर उनकी गुफ्तगू अधूरी रह गई। कैसा है मेरा बेटा? राना उन्हें देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसका कितना दिल चाहा कि वो उसके सर पर हाथ रखे उसे सीने से लगाए, उसकी पेशानी पर बोसा दें, लेकिन वो अपनी कुर्सी घसीट कर बैठ चुके थे। ठीक हूँ, राना फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली। एग्जाम्स कैसे हुए? उन्होंने अगला सवाल किया। अच्छे हुए हैं, उसने ताबेदारी से जवाब दिया। यह हबील शाह ने नया रिवाज डाल दिया है अब तुम्हारे पास। निदा भी यूनिवर्सिटी जाएगी। मुझे तो लड़कियों के तालीम का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन वो हमेशा अपनी मर्जी करता है और हम हमेशा यही सोचकर खामोश रहे हैं कि कहीं वो ऐसा ना समझे हमारी औलाद पर उसका हक नहीं। तैयब फिर से अपनी नापसंदीदगी का इजहार करने लगे। लाला ने बड़ी कुर्बानी दी है इस हवेली के लिए। फरियाल के मुँह से बेसाख्ता पिछला। राना ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर तैयबा को, जो उनकी बात पर इस बात में सहर ला रहे थे, और बाबा न जाने क्यों उन्हें बहुत गुमसुम और मलूल से लगे थे। लंच के बाद वो यूं ही उकबी बरामदे में चक्कर लगाई थी जब उसने हलीमा को ट्रे में खाना रखे लाउंज के आखिरी कोने में इसी मुख्तलिल कमरे की सिमत जाते देखा जो न जाने कितने बरसों से बंद था। वह गैर इरादी तौर पर थोड़ा आगे झुक गई। या फुप्पो के कमरे के बाहर खड़ी राना लपक कर उनकी राह में हाल हुई। कहाँ जा रही हो? उसका अंदाज सरसरी था। आपा के लिए खाना लेकर जा रही हूँ, हलीमा से सादगी से बोली। अच्छा, मुझे तो मैं ले जाती हूँ। राना ने उसके हाथ से ट्रे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो बिदक कर पीछे उठी। आपा का हुक्म है कि मुलाजमा के सिवा घर का कोई फर्द उनके कमरे में ना आए। राना के घूरने पर उसने जल्दी से हरकत की वजाहत दी। राना फरियाल से ढूंढते वहीं चले, फिर उसे हलीमा के रास्ते में हाल देखकर ठिठक गई। क्या बात है? बीबी जी आपा के कमरे में खाना ले जाना चाहती हैं ये। तुम जाओ। उन्होंने हलीमा को जाने का इशारा किया। और राना, तुम मेरे साथ आओ। वो अब उससे मुखातिब थी। राना मुंह फुलाकर खड़ी रह गई। मामा, हम क्यों पुप्पो के कमरे में नहीं जा सकते? वो क्यों हमसे मिलना पसंद नहीं करती? भाई उनकी मर्जी, फरियाल साफ टाल गई। और तुम ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ जेवर निकाले हैं, अपनी पसंद कर लो। वो अपनी अलमारी से मखमली केस के 7 डब्बे निकाल लाई। ये नेकलेस देखो, हीरो का है। उसकी अदम दिलचस्पी की बिना पर खुद ही खोलकर उसके सामने कर रही थी। ये शायद अपनी बातों में उलझाकर उसके सवालों से बचना चाह रही थी। राना ने बेदिली से सारे डब्बे बंद करके एक जानिब रख दिए। मामा, सोनम आंटी ने चाचू को क्यों छोड़ा था? बगैर किसी तमहीद के राना डायरेक्ट अपने मौजू पर आई और इससे अचानक रफ्तार पर उसने फयाल को चौंकते ठिठकते और फिर वाज़ेह तौर पर उसकी रंगत बदलते देखा। उसका तीन ठीक निशाने पर लगा था। ये तासरात का बात है कि वो लायल नहीं। कौन सोनम? अगले ही पल फरियाल खुद को कंपोज कर चुकी थी, मगर लहजे की हड़कड़ाहट पर काबू पाना मुश्किल था। चाचू की वाइफ। राना के इत्मीनान काबिल दीद था। फरियाल ने कुछ कहने की लब वाक़ई, मगर उसने टोक दिया। मामा प्लीज़ अब ये मत कहिएगा कि हबील शाह ने तो शादी ही नहीं की। मैं उनकी वाइफ और बेटे से मिलकर आ रही हूँ। तुम सच कह रही हो? फरियाल ने उसे शानों से पकड़कर झंझोड़ डाला। उनकी आंखों में बेयकीनी और ताज्जुब के रंग थे। लहजे में खुशी थी। राना सोच में पड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोनम आंटी का जिक्र हवेली वालों के लिए खुशी का बायस होगा। जी मामा, मैं और राहिब क्लास फेलो थे। उनका रद्दमल ही राना को हौसला देगी। वो सब कुछ बताती चली गई। राहिब की ख्वाहिश भी। फरियाल सारी बात सुनकर सोच में पड़ गई। हमारे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि तुम छोटे लाला की बहू बनो। लेकिन बेटा, सोनम को शायद ये रिश्ता कबूल ना हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना और राहिब को समझा देना। लेकिन मामा, ये सब क्या कहानी है? मैंने पप्पा की किताब में राहिब हयात की तस्वीर देखी थी। अब आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे, आपको सब बताना ही होगा। राना का स्टार बढ़ता जा रहा था। फरियाल की आंखें मीचते उन दोनों को सोचा जो हवेली पर क़यामत बनकर आए थे। वो कितना रोई थी जमील शाह के लिए, सोनम के लिए, रोशनी के लिए और सबसे बढ़कर छोटे लाला के लिए। उसके रिश्तों की तो सारी माला ही टूट कर बिखर गई थी। फिर उन्होंने राना से कुछ भी नहीं छुपाया। आगाही वाकई अजाब होती है। सब सुनने के बाद उसका दिल चाहता काश वो बेखबर रहती। राना का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। अंदर कहीं घुटन सी उतर आई थी। वो दिल पर अपने पापा की गुनाह का बोझ लिए अपने कमरे में चली आई। उसे सोनम आंटी का अपने नाम पर चौंकना, ये शायद उसे वो पहचान भी चुकी थी। याद आया। इसीलिए तो टेबल से उठकर और चली गई थी। और मैंने राहिब से पूछा ही नहीं कि आंटी ने मुझसे मिलने के बाद क्या कहा। उसके मोबाइल की बेल बजी। राहिब की कॉल थी। राना ने बेदिली से फ़ोन एक जानिब रख दिया। फिलहाल उसका किसी से बात करने का दिल नहीं था। वो सिर्फ जी भर कर रोना चाहती थी। 22 साल बीत गए थे वो, जिसके बगैर एक लम्हा एक पल नहीं रह सकती थी। उसको देखे हुए 22 साल जाने किस तरह गुजार दिए।
आज उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे 22 वर्ष उनके दरमियान आए ही नहीं थे। वो आज भी उस मकाम पर खड़ी थी जब वो आखिरी बार उससे मिलने आया था। जब वो कभी कहें कि उसके भाई की माजरत करने आया था, उन्हें हौसला देने आया था, अपनी चाहत के एतबार सौंपने और अपने तहफ़्फ़ुज़ का साथ दिलाने। मगर वो तो ये जो भी हुआ है मुझे इसका अफ़सोस है, लेकिन ज़बील शाह को तुम जानती हो कितना जज़्बाती इंसान है। बस ऐसे ही गुस्से में आकर उसने वह बात अधूरी छोड़ कुछ पल को रुका। तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था कम से कम। मुझे तो इस सारे मामले से बेखबर न रखती। खैर, अब क्या फ़ायदा, जो होना था वो हो चुका है। मैं तुमसे कहना है कि तुम लोग अदालत से मुकदमा वापस ले लो, क्योंकि मैं तुम्हें इसी सूरत में घर ले जा सकता हूँ, वरना सोनम ने बेखौफ नज़रों से उसे देखा। वरना तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। और छीन से सोनम के अंदर कुछ टूटा था। उसकी ज़ात के पर्चे उड़ गए थे। वो केस वापस लेकर हाबिल शाह को उस गाँव में हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर आ गई थी। और आज इतने वर्षों बाद उन्होंने उसे दोबारा देखा था। वो ग्रोसरी का सामान लेने सुपरमार्केट आई जब उसकी निगाह अपने करीब काउंटर के पास खड़े शख्स से उलझी। वो भी उन्हें देख चुका था, क्या नहीं था उनकी आंखों में शिकवा, मोहब्बत, उम्मीद। वो एकदम पीछे उठी और फिर पलट गई। उनका सारा सामान काउंटर पर रह गया। सनम के रुखसार मुकम्मल भीग चुके थे और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। ये इत्तेफाक था, हादसा था कि साजिश? मम्मा तो डैड को देखते ही वापस पलट गई। राहिब को अफसोस हुआ। तुमने ये जो फिल्मी सीन क्रिएट करने की कोशिश की है ना, तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये ज़िंदगी है, कोई फिल्म या ड्रामा नहीं जिसमें तुम अपना मनपसंद सीन ऐड कर लो और करवा लो। और ना ही तुम डायरेक्टर हो कि हर कोई तुम्हारे इशारे पर चलेगा। राना अच्छी खासा बदमज़ा हुई, जिस पर उसने राहिब को खूब लताड़ा, जिसका आइडिया था कि डैड को अचानक मम्मा के सामने लाया, फिर उनका जो रद्दमल होगा उसके मुताबिक अगला लाएमल तय करेंगे। मेरी बड़ी बनने की कोशिश ना करो, सोचो अब क्या करना है। अब हमें अपने घर ले चलो। इनसे क्या होगा? उनके दरमियान जो गलतफहमियां हैं एक दूसरे की बात करके ही दूर हो सकती हैं। और उनके दरमियान क्या गलतफहमियां हैं? राहिब ने आबरू चुकाते पूछा। मुझे क्या पता? राना बेसाख्ता नजरें चुरा गई। मुझे पहले मम्मा से बात करनी है, ऐसे तो वो खफा हो जाएंगी। वो खफा नहीं होंगी। और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? उसने उल्टा सवाल पूछा। मुझे इल्हाम हुआ है, वो से छोटी। अच्छा, अब गुस्सा तो ना करो, मुंह फुलाकर तुम बहुत बुरी लगती हो। राहिब ने उसके चेहरे पर झूलती लट खींची तो 2 कदम पीछे हटती मजीद बेरहमी से बोली। अपनी हद में रहा करो। और मेरी हदूद क्या है, आओ पहले ये तय कर लेते हैं। उसे जैसे राना को चुराने में मज़ा आ रहा था। बको मत और चलो। वो अपना बैग उठाकर रुख मोड़ गई। राहिब, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? हाबिल शाह ने पुरउम्मीद नज़रों से उसे देखा, मगर उसने फ़ौरन आके माथे पर रख ली। जी नहीं, आप अपना मुकदमा खुद लड़े और मैं अपना। बात को मायने के इस ढंग देकर उसने खिनकियों से राना को देखा, जो इन शौखियों से कतई नज़र मुकम्मल लातुल्की का मुजाहरा करते बाहर झांकने लगी। तुम्हारा मुकदमा भी बरखुरदार मेरे मुकदमे की कामयाबी पर डिपेंड करता है। हाबिल शाह उसे बावर कराना नहीं बोले थे। अम्मा देखे तो कौन आया है? उमर किसी दरवाजे से ही शोर मचाता अंदर दाखिल हुआ। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे हुई, फिर जैसे उनकी कदमों को ज़मीन ने जकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम। हाबिल शाह ने आहिस्तगी से सलाम किया तो मैं सर हिला गई। कैसी हैं आंटी? राना ने खुद आगे बढ़कर उनका हाल दरियाफ्त किया। अच्छी हूँ। रुखाई भरे जवाब पर राना को खफत ने घेर लिया। सोनम ने मुरवतन भी उसका हाल नहीं पूछा था। हाबिल शाह की नज़रें उसके चेहरे पर जमी थी, जैसे बरसों की तशनगी सैराब कर रही हों। उसे लगा वो आज भी इतनी हसीन है जितनी 22 साल कबल थी। इतने साल महज उसे छूकर गुजर गए थे। आप बैठे। उन्हें पिछले 7 मिनट से खड़ा देखकर पागल आखिर उसने बैठने का कह दिया। वो दोनों खामोशी से काउच पर बैठ गए। राहिब इतनी देर खड़ा महज उनके तासरात नोट करने की कोशिश कर रहा था और उसे कहीं गुंजाइश की जगह नहीं मिल रही थी, मगर वह फिर भी मायूस नहीं हुआ। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफ़ी? अब वो अदब मेज़बानी निभाई थी। अंदाज किस कदर लातालगी भरा था, बेगाना सा, जैसे ज़बरदस्ती का मेहमान गले पड़ गया हो। हवेल शाह को 22 साल की हिजरत से ज़्यादा एक अजनबी लम्हे पर मलाल हुआ था। आप बैठे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। राना उठकर चली गई तो खामोशी से वो दूसरे काउच पर बैठ गई। राहिब भी चुपके से खिसक गया। मेरी हेल्प चाहिए तो बंदा हाजिर है। हाँ, वो शुगर, चाय और सॉल्ट कहाँ रखा है? राना भी किचन का जायजा ले रही थी कि राहिब ने अंदर आकर मतलूबा चीज़ें काउंटर पर रख दी, फिर कैबिनेट से टी शर्ट निकालने लगा। और तुम ये चाय में नमक मत डालना, साल्ट वापस रखते हैं। राहिब बुड़बुड़ाया। मुझे नमक वाली चाय का जायका अच्छा लगता है और मुझे नहीं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुम्हें मेरे नाजुक जज्बात और एहसासात का कोई ख्याल नहीं। जब से आई हो एक मुस्कुराहट तक मैंने तुम्हारे चेहरे पर नहीं देखी। इतनी मगरूर क्यों हो तुम? चले? राना ट्रे सजा चुकी थी। राहिब महज उसे देख कर रह गया। राना ने सेंट्रल टेबल पर ट्रे रखी तो एहसास हुआ कि दोनों ने में से अभी तक किसी ने एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया। उसने 2 कप में एक साथ चाय बनाई। शुगर? उसने बैग पर
दोनों से पूछा। 3 चम्मच, और दोनों के लबों से एक साथ फिसला। दोनों की नजरें भी एक लम्हे को मिली थी। हाबिल शाह की आंखों में हैरत और सोनम अहमद के चेहरे पर एक नरम सा तासुर उमड़ आया। हाबी प्लीज़ मेरे कप में इतनी शुगर मत डालो, वो चिल्लाई। हाबी प्लीज़ मेरे कप में इतनी शुगर मत डालो, देखना मैं तुम्हें भी अपना हाथ आदी बना दूंगा, फिर तुम मुझे मना नहीं करोगे। हाबिल रोज़ उसके कप में 3 चम्मच शुगर डाल दिया करता था और सोनम पूरे मुंह बनाती हुई शरबत को हलक से उतारती थी। उन चारों ने साथ बैठ कर चाय पी, मगर लाउंज में यूँ सन्नाटा छाया था जैसे वहाँ कोई नफस मौजूद ही ना हो। राना और राहिब के दरमियान आंखों ही आंखों में मायने के तबादले हो रहे थे। सोनम चाय का खाली कप उठाकर किचन में चली गई। डैड, राहिब ने मुस्लिम खुफके से उन्हें घूरा तो खिफ़त ज़दा मुस्कुराए। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। आए मैं आपको कमरा दिखा दूँ। राहिब उठ खड़ा हुआ। हाबिल शाह उसकी तकलीद में कदम बढ़ाए। वो कमरा सोनम का था। उस फिजा में उसकी महक रची हुई थी। वो कितनी ही देर से मुतल्लिका चीज़ों को लट-पुलट देखते रहे। साइड टेबल पर एक स्याह डायरी उल्टी रखी थी। उन्होंने एहतियात से सीधा किया तो सामने एक नज़म तहरीर थी। तेरे ख्याल से मोहब्बत की, तेरे एहसास से मोहब्बत की, तो मेरे पास नहीं है फिर भी तेरी याद से मोहब्बत की। कभी तो मुझे याद किया होगा, मैंने उन लम्हात से मोहब्बत की जिनमें हूँ सिर्फ तेरी और मेरी बातें। मैंने उन औकात से मोहब्बत की, महके हो सिर्फ तेरी ही मोहब्बत से। मैंने जज्बात से मोहब्बत की, तुमसे मिलना तो एक ख्वाब सा लगता है। मैंने तेरे इंतज़ार से मोहब्बत की। और हाबिल शाह का लगा जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। वो कितने ही पल इन लफ्ज़ों के सहम से निकल नहीं पाए थे। आंसुओं के मीठे मीठे निशानों पर अपने लब रखे बेसाख्ता रो दिए। राना उठकर सोनम के पीछे ही किचन में चली आई। उन्हें फ्रिज से में झांकते देखा तो फिर गोश्त निकाल कर उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती उस सिंह की जानिब बढ़ गई। कितना ऑकवर्ड लग रहा था कि मेज़बान तो लिफ्ट ही नहीं करवा रहे और वो ज़बरदस्ती के मेहमान बनी उनके सर पर सवार थी। कुछ चाहिए? भला आखिर सोनम को उसकी मौजूदगी का ख्याल आया। मैं आपकी हेल्प करवाऊँ? इतनी सी तवज्जो पर राना खिल उठी। नो थैंक्स, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। रुखाई पड़े जवाब पर राना की आंखों की जोत बुझ गई। आप मुझसे नाराज़ हैं? राना ने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। क्यों? अजीब सा सवाल था। राहिब ने मुझे बताया कि आप काफ़ी फ्रेंडली और स्वीट हैं, मगर जब से मैं आपसे मिली हूँ आप मुसलसल मुझे इग्नोर कर रही हैं। बाबा ने जो किया इसकी सज़ा मुझे तो ना दे। मैं जंबील शाह की ही नहीं, फरियाल की भी बेटी हूँ। सोनम ने उसके गलोगेड़ लहजे पर सर पटाकर उसे देखा। वो शायद राना से यूँ डायरेक्टली बात की तवक्को नहीं कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं तो बताओ, डिनर में क्या खाना पसंद करोगे? उनका अंदाज़ हनूस वही था। मैं जानती हूँ आप शायद इस बात से खौफज़दा हैं कि राहिब की ज़िद पर कहीं मुझे बहू ना बनानी पड़ जाए, लेकिन आप बेफ़िक्र रहें, आपको इनकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही राहिब को मना कर दूँगी। राना कहकर वहाँ रुकी नहीं। सोनम सब छोड़ छाड़ के किचन में रखे स्टूल पर बैठ गई। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कितनी आसानी से लड़की सब कुछ कह गई थी कि राहिब को मना कर दूँगी, तो इसका मतलब है कि अब मुझे राहिब के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इस ख्याल के आते ही उन्हें अपना आधा मसला हल होता दिखाई दिया। वो अपने बेडरूम से अपनी शॉल लेने आई थी। हाबिल शाह को खिड़की में खड़े देखकर रुक गई। वापस पलटना चाहा तो उसने पकड़ लिया, सोनम, और वह ठहर गई। नाराज़ हो? हाबिल शाह उसके सामने आन खड़े हुए। 22 साल बाद उन्हें ख्याल आया कि वो उनसे नाराज़ भी हो सकती है, और आज एक ही दिन में दूसरी बार उसे ये सवाल दरियाफ्त किया गया था। दूसरी बार भी उनका जवाब हनूस वही था। क्यों? अजीब सवाल नहीं था, मगर जवाब ज़रूर अजीज था। बीबी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और माँ होकर मेरे पैरों में झुकी थी। मैं फरियाल के आंसू और भाई की मोहब्बत में मजबूर हो गया था। अपने मसलों के सामने मुझे तुम्हारा गम नज़र ही नहीं आया। मैं तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहता था, मगर मुझे लगा तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने तुमसे वो सब कहा। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैंने तुम्हारी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की और तुमने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया। ये 22 साल का सफ़र मैंने किसी पुलिस रात पर चलते हुए तय किया है। तुम्हें ढूंढने मैनचेस्टर भी आए थे, मगर तुम नहीं मिली। आबेल के आंसू सोनम को अपने दिल की ज़मीन पर गिरते महसूस हुए। वो उससे कहना चाहते थे प्लीज़ इस तरह मत रो, मगर उनके लंबों पर जैसे कोई जंबिश नहीं हुई। उन्हें एहसास ही नहीं था वो खुद भी रो रही हैं। फरियाल ने जमील शाह के घर आने पर बता दिया था कि इसमें राहिब का कोई कसूर नहीं था। रोशनी की मोहब्बत एक तरफा थी तो जमील शाह को अपने फेल पर भी रंज हुआ। तुमने तो उसे दुनियावी सज़ा से बचा लिया। कुदरत ने उसे यह सज़ा दी कि उसके बेटों की मौत की सूरत दे दी। सोनम ने उनकी बात पर उलझन नज़रों नजरों से देखा। उसका बड़ा बेटा 3 साल का था जब हमें पता चला उसके दिल में सुराख है, और दूसरा 1.5 बरस का जब उसके ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई। सही सही रात वो अपने बच्चों के दर्द और अजियत पर तड़पते हुए गुजारता था। उसने राहिब के नाम एक खैराती सा अस्पताल भी बनवाया और रोज़ उसकी कब्र पर जाकर रोता है, उसे अपने गुनाह की माफ़ी मांगता है। मेरी बहन पिछले 22 साल से उस कमरे को अपनी कब्र बनाए बैठी है।
वो हमें से किसी की शक्ल देखना नहीं पसंद करते और मैंने 22 साल हिजर की तपते सहरा में जलते हुए गुजारा है। अब इस मुसाफिर को किनारा दे दो। हवेल शाह उनके सामने हाथ जोड़ बैठे थे। सोनम ने उनके हाथों पर लब रख दिया और उन्होंने अपने सामने हाथ जोड़े और रोते वो नहीं देख सकती थी। तुमने मुझे माफ़ कर दिया। बड़ी आस थी उनकी आंखों में कि उनका महबूब जो उनका मुहब्बी था आज उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा, उन्हें धुतकारेगा नहीं। और सोनम हाबेल शाह भला कैसे उन हाथों को झटक सकती थी जो उनके लिए इस दुनिया को सबसे पुरसुकून पनाहगाह है। वो शख्स तो उनका सरमाया था। ये मोहब्बत की इंतहा थी या फिर ये चेहरा उनको इतना प्यारा था कि उससे सिर्फ मोहब्बत ही की जा सकती। भीगी पलकों और मुस्कुराते लबों के साथ सोनम ने इस बात में सर हिलाया और उनके सीने से लिपट गई। क्या इस हसीन मंजर में मेरे लिए कोई जगह निकल सकती है? वो जाने कब दरवाजे पर आन खड़ा हुआ था। हावेल शाह ने उसकी जानिब दोनों बाजू फैलाए। अम्मा, आप बिना इतनी जल्दी मान गई? राहिब का अंदाज शरारती था। हावेल शाह उसे मसनूई खुफकी से घूरते बोले, 22 साल क्या कम है? और मुझे अपना महाज सर करने में कितने साल लगेंगे? राहिब की बेचारगी पर सोनम ने हंसते हुए अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली से डायमंड उतारकर हावेल शाह को थमाई। मुझे अपने बेटे की खुशी से कुछ अजीज नहीं है। रंबील शाह से अब मजीद कोई बदला लेना अपने ही बेटे को दुख देने के मुतरादिफ था, सो उन्हें अपना फैसला बदलने में महज एक लम्हा लगा। ओह मामा, यू आर ग्रेट। मोहब्बत के अमली मुजाहरे के तौर पर उसने सोनम को बाजों में भेज डाला और फिर हाबेल शाह के पीछे लपका। डैड, ये फाउल है। एंगेजमेंट मेरी है तो रिंग भी मैं पहनाऊंगा। हमारे यहाँ ऐसे रिवाज नहीं होते। हाबेल शाह ने मसूनी खुफकी से घूरा। मगर हमारे यहाँ ऐसे ही रिवाज हैं। वो राना और उनके दरमियान आ खड़ा हुआ। राना इस सारी सिचुएशन पर काफ़ी कंफ्यूज थी। हाबेल शाह पहले से घूरते रहे, फिर शराफत से रिंग थमा दी उसे। राना, मुझसे शादी करोगी? राहिब उसकी बड़ी बड़ी सी आंखों में झांकते हुए कदर खुशी से बोला। राना ने लॉन्च की दहलीज पर खड़ी सोनम आंटी को देखा जिनके चेहरे पर इत्मीनान था, आमादगी थी। और उस पर चाचू की मुझे का ख्याल उसके रुखसार तप उठा। रेशमी पलकों की झालर लर्ज के आर्जों पर झुकाई और फिर चुपके से उसने अपना हाथ राहिब शाह की जानिब बढ़ा दिया। खुशियाँ हंसों मुस्कुराने लगी। दी एंड। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।